Good evening, everyone. Hope you all are doing good. So we were discussing soil mechanics. मैराथन सेशन चल रहा था soil mechanics का. इसमें मैंने 4 या 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं आपके. 4-5 चैप्टर्स आई कंप्लीटेड. पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है, फिर हमारा क्ले मिनरल है, स्ट्रक्चर है, क्लासिफिकेशन है. 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए. आई विल ट्राई टू कवर 2 मोर चैप्टर्स टुडे. तो यही टारगेट बना के चलेंगे, फटाफट 2 चैप्टर रोज कंप्लीट कर लेंगे. तो एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपका पूरा सॉइल मैकेनिक्स रेडी हो जाएगा, विच इज़ यूजफुल फॉर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन. हर एक एग्जाम के लिए सफिशिएंट है. प्रॉब्लम्स भी कर रहे हैं हम बीच में, और हर एग्जाम की प्रॉब्लम कर रहे हैं. गेट की भी है, ईएसी की भी है, एसएससी जेई की भी है. चलिए आगे बढ़ने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. टू मूविंग फॉरवर्ड वी हैव बेसिक अनाउंसमेंट्स फॉर गेट 23 एंड 24. वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच. नया बैच लॉन्च कर रहे हैं 23 और 24 के लिए. On 6th of April, bilingual बैच है. K बैच. टॉपिक which is starting is PERT CPM and structural analysis. PERT CPM तो मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ. I'm starting the PERT CPM. Then जो प्राइस एक्सटेंशन थी उसको हमने आगे शिफ्ट कर दिया. 1 तारीख से हो रही थी, अभी हो रही है 7 तारीख से. सो फ्रॉम 7th और डे आफ्टर जो प्राइस है वो 10% इंक्रीज हो जाएगी. सो इट इज़ दी एप्ट टाइम टू गो फॉर योर सब्सक्रिप्शन. मोर ओवर ये सफिशिएंट टाइम भी दे देगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए. Then on your app now notes are also available for GATE and ESE. GATE और ESE के नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं. जो नोट है वो एक्सेस के लिए ही है. इसके बाद हार्ड कॉपी भी विद इन 2 और 3 मंथ्स वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी. सो वन एडिशनल फीचर इज बीइंग देयर ऑन योर प्लस प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट, जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं क्वेश्चंस को, दोज हू वांट टू प्रिपेयर देयर क्वेश्चंस, उनके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट अलग प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस कर दिया, नोन एज अनअकैडमी लाइट. इसमें आप अपने डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हैं. यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस ऑल्सो. देन गेट एंड ईएससी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी और फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, लाइक पर्सनलाइज कोच विद 1-to-1 लाइव एंटरिंग, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, प्रायोरिटी इन आस्क अ डाउट है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन है, स्टडी बूस्टर सेशन है, ओपन हाउस विद एजुकेटर है. बाकी सारे बेनिफिट्स तो हैं ही प्लस के. इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं. देन रिजल्ट शेयर कर ही दिया था मैंने आपको ईएससी का और गेट का. इन सबके CTWT भी हो गए. CTWT फॉर ऑल दीज रैंकर्स इज ऑल्सो बीइंग कंप्लीटेड. अपलोड हो गए यूट्यूब चैनल पे. आप वहाँ पे भी जाके इनको देख सकते हैं. इनकी जो जर्नी है उनसे भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन में उसको अप्लाई करके आप भी इनकी तरह टॉप रैंक ला सकते हैं. नेक्स्ट, अनअकैडमी का दूसरा स्टोर लॉन्च हो रहा है जयपुर के अंदर. पहला स्टोर लॉन्च हुआ था दिल्ली में. 9 तारीख को लॉन्च हो रहा है. आई विल बी अवेलेबल देयर 2 से लेकर 6 बजे के बीच में. तो जिन भी लर्नर्स को मुझसे पर्सनली मिलना है, अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करनी है, कोई भी डाउट हो आपका अपनी प्रिपरेशन को लेके, आई विल बी अवेलेबल देयर फिजिकली बिटवीन 2 to 6 PM. आने से पहले रजिस्टर करना ज़रूरी है. रजिस्टर के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी मैंने प्रोवाइड कर दिया. सो आई होप जिन भी लोगों को एक इशू था कि 2 साल से मिल नहीं पा रहे थे, यू कैन फिजिकली कम एंड मीट मी देयर. आई विल बी अवेलेबल देयर एंड विल बी रिजॉल्विंग योर क्वेरीज. आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे वहाँ पे. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स थे. अब हमारे चलते हैं मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन के ऊपर. मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो लास्ट हमारा क्या था, लास्ट हमने मिनरलॉजी कर ली थी, प्रॉब्लम्स भी करा दिए थे मिनरलॉजी के आपको. अब हम बात करते हैं कैपिलरिटी की. इन टुडेज क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट कैपिलरिटी. आज की क्लास में कैपिलरिटी स्टार्ट करते हैं. सो न्यू टॉपिक, कैपिलरिटी ऑफ द सॉइल. अब क्या है कैपिलरिटी ऑफ द सॉइल, ध्यान से एनालाइज करना है इसको. फर्स्ट, कैपिलरी वाटर. तो कैपिलरिटी को समझने के लिए मुझे कैपिलरी वाटर पता होना चाहिए. ये कैपिलरी वाटर मैंने आपको इंडेक्स प्रॉपर्टी में भी बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर. मैं आपको बताया था ग्राउंड वाटर जिसको फ्री वाटर भी बोलते हैं, ग्रेविटी वाटर बोलते हैं, कैपिलरी वाटर. और कैपिलरी वाटर और ग्राउंड वाटर को जोड़ के पोर वाटर बोल दिया था, क्योंकि ये वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है. तो होता क्या कैपिलरी वाटर, इट इज द वाटर विच इज बीइंग लिफ्टेड बाय कैपिलरी फोर्सेज अबव द फ्री वाटर सरफेस लेवल. चेक करो, ये फ्री वाटर सरफेस लेवल है. इसके ऊपर जो पानी लिफ्ट हुआ किसकी वजह से, कैपिलरी फोर्सेस की वजह से. है कहाँ, वॉइड्स के अंदर ही है, पर लिफ्ट किसकी वजह से हुआ, कैपिलरी फोर्सेस की वजह से. इसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिलरी वाटर बोल देते हैं. ये वाटर हमेशा किस में रहता है, वॉइड्स में रहता है, सस्पेंशन के अंदर लिखा हुआ. दिस वाटर रिमेन्स इन सस्पेंशन इन द वॉइड्स ऑफ द सॉइल. और कब तक ये लिफ्ट होता रहता है, ये तब तक लिफ्ट होता रहता है जब तक सरफेस टेंशन फोर्स
पानी के वेट को बैलेंस नहीं कर लेता, जब तक सरफेस टेंशन फोर्स पानी के वेट को बैलेंस नहीं कर लेता। इसको मैं आगे मैथमेटिकली भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो ये वो वाटर है जिसको किसने लिफ्ट करा, कैपिलरी फोर्सेस ने लिफ्ट करा। कब तक लिफ्ट होगा, जब तक ये सरफेस टेंशन फोर्स पानी के वेट को बैलेंस नहीं कर लेता। अभी जो कैपिलरी वाटर है इसके बिहाफ पे भी हमने जो अर्थ मास है इसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन, जोन ऑफ पार्शियल कैपिलरी सैचुरेशन और जोन ऑफ कांटेक्ट और एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जिसको सॉइल वाटर जोन और रूट वाटर जोन भी बोलते हैं। जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन नाम में लिखा हुआ है, यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है तो कैपिलरी वाटर, पर ये वाटर सारे वॉइड्स को फिल कर रहा है। जोन ऑफ पार्शियल कैपिलरी सैचुरेशन, यहाँ पर भी कैपिलरी वाटर है पर ये वाटर सारे वॉइड्स को फिल नहीं कर रहा है, इसलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 से कम है। जोन ऑफ कॉन्टैक्ट वाटर नाम में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कैपिलरी वाटर है पर वो वाटर कहाँ पर प्रेजेंट है, सॉइल सॉलिड के कॉन्टैक्ट पॉइंट पे प्रेजेंट है। तो जहाँ पर भी सॉइल के सॉलिड कॉन्टैक्ट में आते हैं वहां पर ये वाटर प्रेजेंट है, देयर दिस वाटर इज प्रेजेंट, तो ये पानी वहां पर प्रेजेंट होता है, इसको भी हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वॉइड्स में तो है ही नहीं है, कॉन्टैक्ट में बस थोड़ी सी जो जगह बची हुई है वहां पर प्रेजेंट होता है ये, इसको हम कॉन्टैक्ट वाटर बोल देते हैं या इसको हम बोल देते हैं सॉइल और रूट वाटर। तो जो मन करे आप ये सब बोल सकते हो इसे। तो कहने का मतलब है 3 अलग अलग जोन्स में आपको कैपिलरी वाटर मिल जाएगा, इन 3 डिफरेंट जोन्स यू विल फाइंड द कैपिलरी वाटर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इसको डिफाइन ही कर रखा है सारी जोन्स को। सो जोन ऑफ कैपिलरी वाटर सैचुरेशन, जोन ऑफ कैपिलरी वाटर सैचुरेशन, हियर 100% वॉइड्स आर फिल्ड विद दी, यहाँ पे 100% वॉइड्स फिल्ड है किससे, कैपिलरी वाटर से। जोन ऑफ पार्शियल कैपिलरी सैचुरेशन, हियर ऑल दी वॉइड्स आर नॉट फिल्ड विद दी, यहाँ पर सारे वॉइड्स किससे फिल्ड नहीं है, कैपिलरी वाटर से फिल्ड नहीं है। जोन ऑफ कॉन्टैक्ट और एब्जॉर्ब्ड वाटर, ये वो वाटर है जो कहाँ प्रेजेंट है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब हमने बोला ये वो वाटर है जो राइज हुआ किसकी वजह से, कैपिलरी फोर्सेस की वजह से। अभी कैपिलरी फोर्सेस क्या होते हैं, व्हाट दिस कैपिलरी फोर्सेस, अब उसकी बात कर लेते हैं। दिस कैपिलरी फोर्स डिपेंड्स अपॉन सरफेस टेंशन, ये जो कैपिलरिटी होती है ये सरफेस टेंशन की वजह से, और सरफेस टेंशन किसकी वजह से, कोहेजन एडिशन दोनों की वजह से होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ बोथ। तो पहले हम बात करते हैं कैपिलरी फोर्सेस की। दिस कैपिलरी फोर्सेस इज ड्यू टू व्हाट, कैपिलरी फोर्सेस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड प्रेशर in water in relation to the air, pressure in water in relation to the air। क्लियर है चीज, ये डिपेंड कर जाता है पार्टिकल के साइज के ऊपर, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पार्टिकल साइज ऑल्सो। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। तो मैंने एक पॉइंट यूज किया सरफेस टेंशन, तो पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। सरफेस टेंशन ये क्या होता है, नई चीज है ये सरफेस टेंशन। Surface tension, it is the property which exists in the surface film of water which tends to contract the contained volume having minimum surface area। अब ये तो मैंने टेक्निकल जानकारी दी, इसको समझने की कोशिश करते हैं ये सरफेस टेंशन आती कहाँ से है। We know force of attraction between two same type of particle is cohesion। Force of attraction between two different types of particle is known as attraction। ये हमारा फ्री वाटर सरफेस लेवल है, इसमें पानी के मॉलिक्यूल है, यू कैन सी दी वाटर मॉलिक्यूल। तो ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं हमें। तो दो पानी के मॉलिक्यूल में आपको कौन सा फोर्स दिखेगा आपस में, दो पानी के मॉलिक्यूल में आपस में आपको फोर्स दिखेगा कोहेजन। ठीक है, कोहेजन। तो मैंने एक पानी का मॉलिक्यूल कंसीडर किया जो किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ पे है। इस पानी के चारों तरफ अलग अलग डिफरेंट पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें कोहेसिव फोर्स लग रहा है, दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू कोहेसिव फोर्स, और ये आपस में बैलेंस कर रहा है। तो ये मैंने आपको एरोस के फॉर्म में दिखा दिया, इट इज बैलेंसिंग इटसेल्फ। पर अब मैं उस पानी के मॉलिक्यूल की बात करूं जो कहां पर है, सरफेस पे है। तो इस पानी के नीचे तो प्रेजेंट है पानी के मॉलिक्यूल, पर ऊपर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, पानी के मॉलिक्यूल और एयर के बीच में है अडेशन, पानी के मॉलिक्यूल और दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के बीच में है कोहेजन। अब ये अडेशन का मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली कम होता है देन कोहेजन। कौन से, पानी और एयर का अडेशन कंपैरेटिवली कम मैग्नीट्यूड का होता है पानी और पानी के कोहेजन के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, जो सरफेस पे पानी है उनमें एडिशनल क्या डेवलप हो गई, पुल डेवलप हो गई, यानी इनमें एडिशनल टेंशन डेवलप हो गई, क्योंकि सरफेस पे जो पानी के मॉलिक्यूल हैं इनमें एडिशनल टेंशन डेवलप हो गई। किसकी वजह से, कोहेजन की वजह से। अब है सरफेस टेंशन दोनों में, दोनों की वजह से, कोहेजन की वजह से, एडिशन की वजह से, पर क्योंकि कोहेजन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है हम बोल देते हैं कोहेजन की वजह से। क्योंकि यहाँ पे कोहेजन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एडिशन से, हम बोल देते हैं कोहेजन की वजह से। पर सवाल को ध्यान से पूछना, वो पूछना क्या चाहता है। क्लियर चीज, रेफर द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली इन द एग्जामिनेशन। तो सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है जो सरफेस फिल्म ऑफ वाटर में एग्जिस्ट करती है और वो कोशिश करती है कि जो पानी है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दे
इनटू द वॉल्यूम हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया। क्लियर है? रिपीट करना है इस पर तो कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी पीरियड फ्रॉम दिस? तो हमने तो ये सरफेस टेंशन की बात करी, तो कैपिलरिटी किसकी वजह से होती है? कैपिलरिटी इज ड्यू टू व्हाट? कैपिलरिटी इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन ओनली। ये सरफेस टेंशन की वजह से ही है। अब ये तो मैंने आपको जनरल बात बताई। अब हम बात करते हैं राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब। हमें तो सॉइल में करना है। अभी पहले मैं थ्योरी आपको कैपिलरी ट्यूब में बता रहा हूँ। जरा देखो आपके सामने कैपिलरी ट्यूब है, नीचे वाली, ऊपर सॉइल है, नीचे कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब में वाटर प्रेजेंट है, वाटर इज प्रेजेंट, चलो ठीक है। पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में क्या है? पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में है कोहेजन, सो देयर एग्जिस्ट अ कोहेजन बिटवीन द टू। पर पानी के मॉलिक्यूल और कैपिलरी ट्यूब के वॉल के बीच में क्या है? अडेशन। इस बार अडेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है कोहेजन से। तो पानी के मॉलिक्यूल और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेजन है वो इस बार कम है, किससे? अडेशन से। तो इस बार अडेसिव फोर्स डोमिनेटिंग है, किससे? कोहेसिव फोर्स से। क्लियर है? इसकी वजह से ये पानी का मॉलिक्यूल क्या कर जाता है? लिफ्ट कर जाता है। तो ये पानी के मॉलिक्यूल लिफ्ट हो रहा है किसकी वजह से? कैपिलरी फोर्सेस बोले थे, और कैपिलरी फोर्सेस किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। कब तक ये पानी का मॉलिक्यूल लिफ्ट होगा? जब तक ये वेट को बैलेंस नहीं कर देता। अप टू एन एक्सटेंट इट डज नॉट बैलेंसेस द वेट ऑफ द वाटर। जो चीज अभी मैंने आपको कैपिलरी ट्यूब में बताई, जो चीज अभी मैंने आपको कैपिलरी ट्यूब में बताई, वही चीज हमारे सॉइल के अंदर चल रही होती है। बस ट्यूब की जगह क्या है हमारे पास? सॉइल के पार्टिकल है। इंस्टेड ऑफ ट्यूब वी हैव द सॉइल पार्टिकल। तो पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेजन है वो कम पड़ता है, किससे? पानी के मॉलिक्यूल और सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो अडेशन है। तो पानी का मॉलिक्यूल क्या करता है? लिफ्ट हो जाता है। कब तक लिफ्ट होता है? जब तक उसका वेट उसको बैलेंस नहीं कर लेता। क्लियर है चीज? तो ये बात भी समझ में आती है। सरफेस टेंशन फोर्स कैसा फोर्स है? पर यूनिट लेंथ वाला फोर्स है। तो कितनी हाइट तक राइज कर जाएगा पानी का मॉलिक्यूल, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें? इसको हम बोल सकते हैं जब सरफेस टेंशन फोर्स बैलेंस नहीं कर जाता वेट को। सरफेस टेंशन फोर्स कैसे लग रही है? पर यूनिट लेंथ लग रही है। लेट सपोज एक कांटेक्ट एंगल है हमारा थीटा। मैंने फाई कहाँ से मार्क कर रखा है? यहाँ से। ये अल्फा बोल रखा है ना कांटेक्ट एंगल। चलो कांटेक्ट एंगल ये हमारा अल्फा है, ये थीटा है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, वर्टिकल के साथ अल्फा है। तो जैसे मर्जी एनालाइज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम बोल सकते हैं नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी जीरो ओवर दिस वाटर मॉलिक्यूल। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या होगा? टी एस कॉस अल्फा। ये पर यूनिट लेंथ वाला फोर्स है। कितनी लेंथ पे लग रहा है? सरकमफेरेंस पे लग रहा है। तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी इसकी? सरकमफेरेंस हो जाएगी पाई डी। डी इज द डाया ऑफ द ट्यूब, यहाँ पे साइज ऑफ द वॉइड बोल सकते हो। दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर इन दिस कैपिलरी ट्यूब। वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एच, ये वॉल्यूम आ गया पानी का, इंटू गामा डब्ल्यू। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? हाइट ऑफ कैपिलरी राइज निकाल सकता हूँ। कुछ कैंसिल हुआ, पाई डी कैंसिल आउट हो गया, पाई डी कैंसिल आउट हो गया। तो 4 ts cos अल्फा अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी। देखो ये एक्सप्रेशन है। दिस इज द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, और जिसमें अल्फा क्या है? कॉन्टेक्ट एंगल है। तो हमारा जो सरफेस टेंशन फोर्स है कितना एंगल बना रहा है? कैपिलरी ट्यूब के साथ या सॉइल के पार्टिकल के साथ। मैक्सिमम राइज कब मिलेगा? जब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उस समय cos अल्फा 1 हो जाएगा। सो मैक्सिमम राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब इज 4 ts अपॉन गामा डब्ल्यू डी। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, आपको ऑब्जेक्टिव में इसके ऊपर सवाल मिलेंगे खूब सारे, तो ध्यान रखना है इसका। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। अब अगर मैं पैरामीटर्स की वैल्यू पुट करूँ, पैरामीटर्स की वैल्यू, सरफेस टेंशन की वैल्यू पुट करूँ, गामा डब्ल्यू की वैल्यू पुट करूँ, दो टेम्परेचर पे आपको बता रखा है। 20 डिग्री सेल्सियस पे हाइट ऑफ कैपिलरी राइज आती है 0.29 बाई डी। 4 डिग्री सेल्सियस पे हाइट ऑफ कैपिलरी राइज आती है 0.3 बाई डी। क्या समझ में आया? अगर टेम्परेचर ज्यादा है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज क्या है? कम है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हाइट ऑफ कैपिलरी राइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पानी की डेंसिटी भी बदलती है, पर टेम्परेचर के बदलने से पानी की डेंसिटी में कंपैरेटिवली कम चेंज आता है, सरफेस टेंशन में कंपैरेटिवली ज्यादा चेंज आता है। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको हाइट ऑफ कैपिलरी राइज बताया किसके टर्म में? साइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब के टर्म में। अभी मैंने कैपिलरी राइज बताया किसके टर्म में? साइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब के टर्म में। यही हाइट ऑफ कैपिलरी राइज आप रेडियस ऑफ मेनिस्कस के टर्म में बता सकते हो।
यही आप किसके टर्म में बता सकते हो, रेडियस ऑफ मेनिस्कस के टर्म में बता सकते हो। तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस के टर्म में देख लो क्या रिलेशनशिप निकल के आ रही है, दैट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। ये हमारी मेनिस्कस बनी, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है आर, और ये हमारा डायमीटर है डी, ये हमारा कॉन्टेक्ट एंगल था अल्फा। क्लियर है? तो अगर मैं ये ट्राइंगल पकड़ूं, ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी, इसको बाहर निकाल लिया, सॉरी बी ये लिखा हुआ है, तो इस ट्राइंगल को बाहर निकाला ए सी एंड बी। तो जब इस ट्राइंगल को बाहर निकाला, ये d/2 है, ये r है, ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, दिस इज 90 माइनस अल्फा, क्यों, ये टेंजेंट है। तो रिलेशनशिप निकल के आ गई, क्या रिलेशनशिप निकल के आ गई, d/2 और r में रिलेशनशिप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, ये बेस है तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो cos अल्फा निकल के आ गया d/2/r, तो ये रिलेशनशिप आ गई। तो r की वैल्यू कितनी हुई, सो r की नहीं, सॉरी d की वैल्यू कितनी हुई, 2r cos अल्फा। सो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, डी की वैल्यू पीछे रिलेशनशिप निकाली थी, डी की वैल्यू 2r cos अल्फा, वैल्यू पुट करो, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू किसके टर्म में आ जाएगी, r के टर्म में आ जाएगी। क्लियर है? चले आगे, चलिए कंटिन्यू। चलो अब आगे डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, विद इंक्रीज इन दी वाटर कंटेंट ऑफ दी सॉइल, जरा चेक करना, जब वाटर कंटेंट बढ़ता जाएगा, अभी वाटर कंटेंट मान लो W है, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता जाएगा, ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज इंक्रीजिंग। और जब सॉइल फुल्ली सेचुरेट हो जाए, और जब सॉइल फुल्ली सेचुरेट हो जाए, रेडियस ऑफ मेनिस्कस हो जाएगी इन्फिनिटी। अगर रेडियस ऑफ मेनिस्कस हो जाएगी इन्फिनिटी, तो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज क्या मिलेगा आपको, जीरो। तो आखिरी वैल्यू इन्फिनिटी डालूं, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज जीरो। इसका मतलब ये हुआ, जब सॉइल फुल्ली सेचुरेट हो जाती है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज जीरो हो जाती है। तो यही पॉइंट लिखा है नेक्स्ट हमने, विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, रेडियस ऑफ मेनिस्कस इंक्रीजेस, हेंस द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज डिक्रीजेस इन द सॉइल। When water content rises to such an extent, soil becomes completely saturated, radius of meniscus becomes infinity, height reduces to zero. इसका मतलब कैपिलरिटी किस में नहीं मिलती है, इसका मतलब कैपिलरिटी किस में नहीं मिलती हमें, सैचुरेटेड सॉइल में नहीं मिलती। इन सैचुरेटेड सॉइल यू नॉट फाइंड द कैपिलरिटी, तो ड्राई सॉइल में भी नहीं होती कैपिलरिटी, सैचुरेटेड सॉइल में भी नहीं मिलती कैपिलरिटी। नेक्स्ट करें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, जो पानी लिफ्ट हुआ कैपिलरिटी की वजह से, वो हमेशा टेंशन में रहता है, इट इज ऑलवेज इन टेंशन, क्योंकि उसको पुल कर रखा है किसने, एडिशन ने। चलो उसको पुल कर रखा है एडिशन ने। ये जो वैल्यू होती है टेंशन की इस पानी के अंदर, मैक्सिमम होती है कहाँ पर आके, मेनिस्कस के लेवल पे। इसको टेक्निकली क्या बोला जाता है, ये जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है कैपिलरी वाटर में, इसको टेक्निकली बोलते हैं कैपिलरी टेंशन, प्रेशर डेफिशिएंसी, सॉइल सक्शन और कैपिलरी पोटेंशियल। तो जो पानी लिफ्ट हुआ कैपिलरी ट्यूब के अंदर, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन फोर्सेस की वजह से, आप बोल सकते हो एडेशन की वजह से, जो भी आप नाम देना चाहो। इसमें जो टेंशन होता है उसको हम बोल देते हैं कैपिलरी टेंशन, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज कैपिलरी टेंशन। इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कहाँ होता है, ये दिखा रखा, इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है एट द लेवल ऑफ द मेनिस्कस। अभी जो लेवल ऑफ मेनिस्कस है, यहाँ पर पानी क्या करता है, यहाँ पर पानी अपने इस सरफेस टेंशन को या कैपिलरी टेंशन को या प्रेशर डेफिशिएंसी को सॉइल के पार्टिकल के ऊपर ट्रांसफर करता है, इट ट्रांसफर्स इट ओवर द सॉइल पार्टिकल। तो सॉइल के पार्टिकल के अंदर क्या डेवलप हो जाती है, प्रेशर डेवलप हो जाती है, कौन सी, कंप्रेसिव प्रेशर। इसको हम कैपिलरी प्रेशर बोल देते हैं, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज कैपिलरी प्रेशर, एंड दिस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द हाइट, ये कांस्टेंट रहती है पूरी हाइट पे। अब क्योंकि सॉइल के पार्टिकल के अंदर कंप्रेसिव प्रेशर डेवलप हुआ, ये ट्रांसफर होता है ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट से, इट इज ट्रांसफर्ड बाय ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट। इसका मतलब कैपिलरी ट्यूब में या कैपिलरिटी के अंदर जो पानी है उसमें तो है टेंशन, और वो वेरी कर रही है लीनियरली, वो तो हाइट के साथ वेरी करती है, एच सी इंटू गामा डब्ल्यू, ये हमारी कैपिलरी टेंशन है। एच सी ज़्यादा होगी तो आपको कैपिलरी टेंशन ज़्यादा मिलेगी, एच सी कम होगी तो कैपिलरी टेंशन कम मिलेगी। पर ये जो कैपिलरी टेंशन ट्रांसफर होती है सॉइल के पार्टिकल के ऊपर
फिर सॉइल का पार्टिकल इसको नीचे वाले पार्टिकल के ऊपर ट्रांसफर करता है ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट से एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी सॉइल के अंदर कैपिलरी प्रेशर क्या हुआ, कांस्टेंट रहा। इसका मतलब ये हुआ कैपिलरिटी सॉइल के अंदर कंप्रेसिव प्रेशर डेवलप करा रही, जिससे सॉइल के पार्टिकल कंप्रेस हो जाते हैं, डेंसनेस बढ़ जाती है। इसकी वजह से सॉइल की और सारी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी? डेंसनेस बढ़ जाएगी, वॉइड रेशो कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये सारे एडवांटेज निकल के आ गए हमारे किसके? कैपिलरी प्रेशर के। तो कैपिलरी प्रेशर किसकी वजह से है? कैपिलरिटी की वजह से है। किसके अंदर है? सॉइल के अंदर है। पर कैपिलरी टेंशन किसके अंदर है? पानी के अंदर है। इस बात को समझने का एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूँ जिससे आप आसानी से रिलेट कर पाओगे। मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल विद विच यू कैन रिलेट वेरी इजीली कि ये ऐसा कैसे हुआ, ट्रांसफर का क्या होता है, ऐसा ट्रांसफर विजुलाइज नहीं हो रहा। इस ट्रांसफर को विजुलाइज करने के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो। लेट्स सपोज एक वॉल है, क्योंकि जितना मैं समझता हूँ कभी ना कभी आपकी लाइफ में ये इंसिडेंस हुआ होगा, तो आप आसानी से रिलेट कर सकते हो। ये वॉल है, आपको ये क्रॉस करनी है, मतलब जंप मार के जाना है इसके अंदर। तो आप क्या करते हो? इसके ऊपर अपने हाथ रखते हो, इसके ऊपर अपने हाथ रखते हो और अपने आप को लिफ्ट करते हो। आप अपने आप को लिफ्ट करते हो, किया होगा कभी ना कभी, हाथ रखा अपने आप को लिफ्ट किया। अब देखना प्रोसेस क्या हुई। जब इसके ऊपर आपने हाथ रखे और अपने आप को लिफ्ट किया, आप में टेंशन आई है, यू आर इन टेंशन। तो वही कहानी इसकी पानी की है। तो पानी क्या कर रहा है? वॉल को पकड़ के अपने आप को लिफ्ट किया हुआ है, तो पानी टेंशन में है। आपने जहां पर हाथ रखा हुआ है वॉल के अंदर, वॉल में क्या डेवलप हुआ? तो वॉल में डेवलप हुई कंप्रेशन। तो पानी ने किसको पकड़ के लिफ्ट किया? अपने आप को, वॉल को या सॉइल के पार्टिकल को। सॉइल के पार्टिकल में क्या डेवलप हो गई? कंप्रेशन। अब इमेजिन कर लो कि आप हाथ रख के वॉल को जंप मार रहे हो, तो वॉल में तो कंप्रेशन आई है, पर आप में क्या आ गई है? टेंशन आ गई है। सेम वही कहानी है, एग्जैक्टली सेम स्टोरी। ये मैंने फ्लो चार्ट बना के दे दिया सर। ड्यू टू कैपिलरी राइज इन कैपिलरी ट्यूब और voids of the soil, surface tension in the water develops. Transfer of the tension to the capillary tube or soil solid takes place. Development of the capillary pressure takes place. इसमें क्या डेवलपमेंट हो जाती है? कैपिलरी प्रेशर की डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये बात भी समझ में आती है। ये मैंने आपको ट्रांसफर का मैकेनिज्म दिखा दिया। दिस इज हाउ द ट्रांसफर टेक्स प्लेस। कैसे ट्रांसफर होता है। क्लियर है पूरी कहानी? चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिलरी टेंशन इन दी सॉइल। अब हम बात कर रहे हैं उन फैक्टर्स की जो कैपिलरी टेंशन को अफेक्ट करते हैं सॉइल के अंदर। पीछे सारे फैक्टर आए गए थे, जैसे एग्जांपल हमने लिखा था हाइट ऑफ कैपिलरी राइज 4ts अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी। यहीं से रिलेट करते हैं। पहला पार्टिकल साइज, ये हमारी है साइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब या साइज ऑफ वॉइड। साइज ऑफ वॉइड डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल। ये बता रखा है, छोटे साइज के पार्टिकल होंगे तो वॉइड का साइज भी छोटा होगा, बड़े साइज के पार्टिकल होंगे तो वॉइड का साइज भी बड़ा होगा। इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर पार्टिकल साइज इंक्रीज करेगा, कैपिलरी टेंशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। कैपिलरी टेंशन क्या होती है? एच सी इंटू गामा डब्ल्यू। वाटर कंटेंट अभी पीछे बताया, वाटर कंटेंट बढ़ेगी, रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या करेगा? बढ़ेगा। हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कम होगी, कैपिलरी टेंशन कम हो जाएगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी, फाइन ग्रेन्ड सॉइल की आईपी ज़्यादा होती है। अगर आईपी ज़्यादा है यानी पार्टिकल साइज छोटा होता जा रहा है, पार्टिकल साइज छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब क्या करती जाएगी? कैपिलरी टेंशन बढ़ती चली जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीजेज, अभी पीछे बताया था, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। डेंसनेस ऑफ सॉइल, जितनी डेंस सॉइल उतना छोटा वॉइड, जितना छोटा वॉइड उतनी ज़्यादा हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। एल्फा, ये भी बताया था, एल्फा की वैल्यू 0, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज मैक्सिमम। हाइट ऑफ कैपिलरी राइज मैक्सिमम। डिजॉल्व सॉल्ट, डिजॉल्व सॉल्ट्स की वजह से क्या होता है? सरफेस टेंशन बढ़ जाती है, सरफेस टेंशन इंक्रीजेस। क्लियर है? चलें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो तीसरी जोन थी हमारी,
जो तीसरी जोन थी हमारी, वहां पर भी कैपिलरी वाटर प्रेजेंट था। हमने बोला था कि जो कैपिलरी वाटर है वो पार्टिकल के कांटेक्ट पे भी प्रेजेंट रह सकता है। तो ये सॉइल सॉलिड है, इसका जो कांटेक्ट है यहाँ पर भी पानी प्रेजेंट हो सकता है। हेयर ऑल्सो दी वाटर कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट। तो वही लिखा हुआ है, वाटर कैन ऑल्सो बी हेल्ड बाय द सरफेस टेंशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सॉइल एंड कैपिलरी वाटर। इन दिस फॉर्म इज टर्म्ड एज कॉन्टैक्ट मॉइस्चर। तो वाटर कैन ऑल्सो बी हेल्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पार्टिकल्स। और इस फॉर्म में जो पानी प्रेजेंट होता है, जो रेड कलर का मैंने पानी दिखा दिया, इसको हम कॉन्टैक्ट मॉइस्चर बोलते हैं। क्या है इस पानी के अंदर? टेंशन है। सेम वही कहानी, ये टेंशन पानी किस पे ट्रांसफर करता है? पार्टिकल पे ट्रांसफर करता है। तो पार्टिकल के अंदर क्या डेवलप हो जाती है? पार्टिकल के अंदर डेवलप हो जाती है कंप्रेशन। तो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टैक्ट मॉइस्चर, सॉइल के पार्टिकल आपस में क्या कर जाते हैं? कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। दे टेंड टू प्रेस ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे को प्रेस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या डेवलप हो जाती है? जिसकी वजह से इनमें कंप्रेशन डेवलप हो जाती है। बिकॉज ऑफ विच कंप्रेशन इज डेवलप्ड इन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। क्लियर है? इस कंप्रेशन को हम क्या बोल देते हैं? इस कंप्रेशन को हम बोल देते हैं अपर एंड कोहेजन। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? अपर एंड कोहेजन। तो कोहेजन था नहीं पार्टिकल्स के अंदर, पर कैपिलरी वाटर में उसके अंदर क्या डेवलप करा दी? कोहेजन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करा दी। क्लियर है चीज? ये भी किस पे डिपेंडेंट होती है? जिसके ऊपर सरफेस टेंशन डिपेंडेंट होगी या कैपिलरी टेंशन डिपेंडेंट होगी। एक पार्टिकल साइज हो गया, डेंसिटी ऑफ पैकिंग हो गई, एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया, वाटर कंटेंट हो गया। सेम वही पीछे वाली बात है जो पीछे डिस्कस किया था, एग्जैक्टली वही चीज है। चलें आगे। चलिए कंटिन्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि वही, जब सॉइल पूरी सेचुरेट हो जाती है, मेनिस्कस डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि कैपिलरी टेंशन जीरो हो जाएगी, बिकॉज कैपिलरी टेंशन विल बिकम जीरो। अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी? अभी तक हम बात कर रहे थे कैपिलरिटी इन कैपिलरी ट्यूब। ये जो एक्सप्रेशन निकाले आपने कैपिलरी ट्यूब के लिए निकाल रखे हैं। डी क्या था? साइज ऑफ द ट्यूब, ओपनिंग जो थी या डायमीटर जो था ट्यूब का, वो था। मुझे ये कैपिलरिटी लगानी है किसके अंदर? सॉइल के अंदर। आई वॉन्ट टू अप्लाई दिस कैपिलरिटी इन दी सॉइल, नॉट इन दी कैपिलरी ट्यूब। कंसेप्ट कैपिलरी ट्यूब का है, एप्लीकेबल हमारे सॉइल के अंदर। फिर क्या करें? देन व्हाट इज टू बी डन? अब हमें तो पता है, देखो सॉइल के अंदर दो इश्यूज है। जो इंटरकनेक्शन होता है वॉइड्स के अंदर, यहाँ पर पानी राइज करेगा वॉइड्स में। जो इंटरकनेक्शन होता है वॉइड्स के अंदर, ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी होता है, इट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड ऑल्सो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो इंटरकनेक्शन है वॉइड्स के अंदर, वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो सॉइल में कैपिलरिटी आपको दोनों डायरेक्शन में मिलेगी। मैंने आपको बताई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में, पर सॉइल के अंदर कैपिलरिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगी। तो पहली चीज तो ये, कैपिलरिटी इन दी सॉइल इज फाउंड इन बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दूसरा, यहाँ पे वॉइड का साइज आपको हमेशा सेम नहीं मिलेगा। जैसे कैपिलरी ट्यूब में तो डायमीटर परफेक्ट था, हमने बनाई थी कैपिलरी ट्यूब, सॉइल हमने बनाई नहीं। तो फिर करते क्या, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं पीछे वाली थ्योरी में। तो कैपिलरिटी की थ्योरी जो कैपिलरी ट्यूब के लिए बनी है, उसको सॉइल में अप्लाई करने के लिए थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की जाती है। क्या मॉडिफिकेशन है? पहला, हम ये मान लेते हैं कि जो वॉइड्स का साइज है वो 20% ऑफ द इफेक्टिव साइज ऑफ सॉलिड है। तो जहां पर आपने पीछे डी लिखा था, वहां पे आप क्या लिख दोगे? आप 0.2 टाइम्स ऑफ D10, इफेक्टिव साइज इज D10। इसको एलन हेजन ने प्रपोज किया था, ये आपको दूसरे चैप्टर में बताया था मैंने, दिस आई हैव डिस्कस्ड इन सेकंड चैप्टर। नेक्स्ट, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि एलन हेजन जहां जहां अपनी थ्योरी बताता है, वहां पे D10 को इंट्रोड्यूस कर देता है। ही इंट्रोड्यूस D10। तो एलन हेजन ने क्या बताया? एम्पेरिकल रिलेशनशिप बता दी कि हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इन सॉइल इज इक्वल टू C अपॉन E इंटू D10। D10 एलन हेजन पार्टिकल साइज होती है। C कांस्टेंट है जो रेंज करता है कहां से कहां तक? 0.5 से लेके 0.1 के बीच में। इट वेरीज इन द रेंज ऑफ 0.5 टू 0.1। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? तो एक कंसेप्ट तो ये है कि आप मान लो साइज ऑफ वॉइड इज 20% द साइज ऑफ द पार्टिकल। दूसरा, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज निकाल सकते हो C अपॉन E इंटू D10। तो ये इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो प्रोपोर्शनल है किसके? अफेक्टिव साइज के।
और जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ वॉइड के। तो एक कंसेप्ट ये भी लगा सकते हो, दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट दैट कैन बी अप्लाइड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज व्हाट, वॉइड रेशियो। तो एक प्रिंसिपल ये भी निकल के आ गया, तो इसको भी यूज किया जा सकता है। तो जहां जहां डी लिखा हुआ है वहां पे आप वॉइड रेशियो के टर्म में लिख सकते हो। तो हमें पता है वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, k टाइम्स ऑफ डी क्यूब अपॉन k टाइम्स ऑफ d10 का होल क्यूब। यानी d क्या आ गया, e रेज टू द पावर 1/3 इंटू d10। तो मैंने साइज ऑफ वॉइड की जगह क्या लिख दिया, e रेज टू पावर 1/3 इंटू d10 लिख दिया। तो इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो जैसा भी डाटा गिवन होगा सवाल के अंदर, एज पर द डाटा गिवन टू इन द प्रॉब्लम यू कैन अप्रोच इट। तो डाटा के हिसाब से वहां पे सारी कैलकुलेशन होती है। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से किसी के लिए? चलो, अब अलग अलग सॉइल में जो कैपिलरी राइज है उसकी वैल्यू ही आपको बता रखी है। द राइज ऑफ कैपिलरी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इज डायरेक्टली बी मेंशन। चेक करो, ग्रेवल में 2 से लेकर 10 सेंटीमीटर होना भी चाहिए, सैंड में बढ़ जाएगी क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा है, 10 से लेकर 100 सेंटीमीटर, सिल्ट में 100 से लेकर 1000 सेंटीमीटर, क्ले में 1000 से लेकर 3000 सेंटीमीटर। सो जैसे जैसे पार्टिकल साइज का होता जा रहा है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज बढ़ती जा रही है। एक बार क्ले में देखना कितनी है, 3000 सेंटीमीटर। 3000 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 30 मीटर। अगर 30 मीटर का आपको आइडिया दो, अप्रोक्सीमेटली 9 फ्लोर हो गए ये। एक फ्लोर की हाइट होती है 3.5 मीटर के आसपास, 8 या 9 फ्लोर। तो इमेजिन कर सकते हो जिस रूम में आप बैठे हो उसकी हाइट है 3.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो वैसे 8 मंजिल तक सॉइल में पानी क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी। तो क्ले में इस लेवल तक भी राइज कर जाता है क्योंकि क्ले का पार्टिकल साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। The particle size of clay is comparatively very small. क्लियर है? चलो, अब और कौन कौन से फिनोमिनन्स होते हैं हमारे सॉइल के अंदर बिकॉज ऑफ द वाटर। अब और कौन कौन से फिनोमिनन निकल के आते हैं सॉइल में पानी की वजह से, उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज स्लेकिंग ऑफ क्ले। अब ये स्लेकिंग ऑफ क्ले क्या होती है, जब भी आप किसी ड्राइड क्ले के सैंपल को सडनली इमर्स कर दो पानी के अंदर। तो ड्राई क्ले का सैंपल है, मतलब क्या है, उसके अंदर हवा है, आपने उसको पानी में डाल दिया। क्ले है, वॉइड्स का साइज बहुत छोटा है, पानी एंटर करेगा उसके अंदर। जैसे ही पानी एंटर करेगा व्हाट विल हैपन, रेडियस ऑफ मेनिस्कस बहुत छोटी है क्योंकि वो ड्राई सॉइल है, पानी ने बस एंटर किया उसके अंदर। इसका मतलब कैपिलरी टेंशन डेवलप हो जाती है, और कैपिलरी टेंशन का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होता है, इट लीड्स टू दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द क्ले। इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है सॉइल के पार्टिकल्स के ऊपर। पता है हमें कैपिलरी टेंशन ट्रांसफर होती है किसके, सॉइल के सॉलिड के ऊपर। तो इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है सॉइल के पार्टिकल के ऊपर कि वो डिसइंटीग्रेट कर जाती है, वॉइड्स ही एक्सप्लोड कर जाते हैं। इसको टेक्निकली बोला जाता है स्लेकिंग ऑफ क्ले। तो उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी कर सकते हो। क्ले का सैंपल उठाओ, ड्राई करो, पानी में डालो, जैसे ही पानी में डालोगे डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। इस प्रोसेस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, इस प्रोसेस को हम टेक्निकली बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ क्ले। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बल्किंग ऑफ सैंड। तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या है, इसको भी आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रखा हो, दिस ऑल्सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व प्रैक्टिकली। इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका रेफरेंस मैं पीछे वाले टॉपिक से भी निकाल लूंगा। लेट सपोज आपने ड्राई सैंपल ली सैंड की और उसको स्लाइटली मॉइस्चर्ड किया, मतलब थोड़ा सा पानी डाल दिया आपने। थोड़ा सा पानी डाल दिया यानी क्या डेवलप हो गई, कॉन्टेक्ट मॉइस्चर डेवलप हो गया। कॉन्टेक्ट मॉइस्चर डेवलप हुआ, इसका मतलब क्या आ गया, पार्टिकल के बीच में अपरेंट कोहेजन आ गया, पार्टिकल आपस में जुड़ गए। पार्टिकल आपस में जुड़ गए मतलब अपने वेट की वजह से सेटल नहीं करेंगे, बस यही काम खत्म। तो अगर आपने ड्राई सैंड को स्लाइटली मॉइस्चर किया और डंप कर दिया, अब ये डंप कर दिया, वैसे तो सॉइल के पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में आ जाने चाहिए थे। जैसे ही मैं सॉइल के पार्टिकल को फेंकूं एक दूसरे के ऊपर आ जाने चाहिए थे। क्लियर है? पर अगर आपने उसको स्लाइटली मॉइस्चर्ड किया, ये कांटेक्ट मॉइस्चर उसको सेटल नहीं होने देता अपने वेट की वजह से। इसका मतलब हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी कल की क्लास में बताया था, इनफैक्ट पिछली क्लास में बताया था हनी कॉम्ब में। तो ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। कहने का मतलब है पार्टिकल अपने वेट से सेटल नहीं कर पाते क्योंकि इनके बीच में क्या डेवलप हो गई है, इनके बीच में क्या डेवलप हो गई है, अपरेंट कोहेजन डेवलप हो गई है। तो इसको बल्किंग ऑफ सैंड बोल देते हैं। कहने का मतलब है सैंड का वॉल्यूम बढ़ गया, सैंड का वॉल्यूम बढ़ गया, बल्किंग हो गई सैंड की।
अब इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जब सॉइल ड्राई है तो बल्किंग क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी। जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट बढ़ाओगे ये कॉन्टेक्ट मॉइस्चर डेवलप होता जाएगा, तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या करेगी, बढ़ती चली जाएगी। पर एक पॉइंट के बाद अगर आपने वाटर कंटेंट और बढ़ाया, यानी जब तक मेनिस्कस डेवलप हो रही है तब तक तो बल्किंग बढ़ती जा रही है। जब मेनिस्कस फुल्ली डेवलप हो गई, इसके बाद अगर आपने वाटर कंटेंट बढ़ाया, रेडियस ऑफ मेनिस्कस विल आल्सो इंक्रीज। इसका मतलब कैपिलरी टेंशन कम होगी, कैपिलरी टेंशन कम होगी मतलब अपरेंट कोहेजन कम होगा, अपरेंट कोहेजन कम होगा इसका मतलब वेट का डोमिनेंस बढ़ता जाएगा, बल्किंग क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और जब सॉइल पूरी सैचुरेट हो जाएगी बल्किंग विल बी डिस्ट्रॉयड। यानी इनिशियली वाटर कंटेंट के बढ़ने के साथ बल्किंग बढ़ेगी, एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद वाटर कंटेंट बढ़ाओगे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये चीज़ आपको ग्राफ के फॉर्म में भी दिखाई जा सकती है। कैपिलरी टेंशन किस में ज़्यादा होगी, छोटे साइज के पार्टिकल में, तो फाइन सैंड की बल्किंग ज़्यादा होगी हमेशा कोर्स सैंड से। जरा देखना फाइन सैंड कहाँ है भैया, फाइन सैंड उल्टा बना दिया क्या इसको, पार्टिकल साइज, ये उल्टा बनाया हुआ है। तो फाइन सैंड की बल्किंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये फाइन सैंड की कर्व है, कोर्स सैंड नीचे मिलेगी, फाइन सैंड ऊपर मिलेगी। तो ये कलर चेंज कर देना, कलर चेंज कर देना, ये मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे आपको। ये फाइन सैंड है, ये मीडियम सैंड है, ये कोर्स सैंड है। तो चेक करो, इनिशियली वाटर कंटेंट के बढ़ने से बल्किंग बढ़ रही है हर तरह की सॉइल में। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब वाटर कंटेंट 4 से लेके 6% आता है, जब वाटर कंटेंट 4 से लेके 6% आता है, उस समय मेनिस्कस पूरी डेवलप हो जाती है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेनिस्कस इज डेवलप्ड फुल्ली। जब मेनिस्कस फुल्ली डेवलप हो जाती है बल्किंग मैक्सिमम है। उसके बाद अगर आपने वाटर कंटेंट बढ़ाया तो उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके बाद अगर आपने वाटर कंटेंट बढ़ाया, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस, अब मेनिस्कस का रेडियस बढ़ रहा है। अब मेनिस्कस का रेडियस क्या कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। मेनिस्कस का रेडियस बढ़ता चला रहा है, कैपिलरी टेंशन कम होती चली जाएगी, कॉन्टैक्ट प्रेशर कम होगा, बल्किंग क्या होती जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जब वाटर कंटेंट बढ़ा के आपने कितना कर दिया कि सॉइल पूरी सेचुरेट हो जाए, वाटर कंटेंट बढ़ा के जब आपने क्या कर दिया, सॉइल को फुली सेचुरेट कर दिया, तो इसका मतलब मेनिस्कस डिस्ट्रॉयड, कैपिलरी टेंशन डिस्ट्रॉयड, बल्किंग डिस्ट्रॉयड। क्लियर है। चले आगे। तो ये बल्किंग ऑफ सैंड है, दिस इज द बल्किंग ऑफ सैंड। इसलिए सैंड की मेजरमेंट कभी भी बाय वॉल्यूम नहीं होती है। चले, शैल वी कंटिन्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो वही हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ये तो मैंने आपको पीछे डायग्राम बना के दे दिया था, दिस आई हैव शोन द डायग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जो लिंक्ड है सॉइल वाटर के साथ, तो हम सारी सॉइल वाटर की प्रोसेसेस देख रहे हैं। पहली थी कैपिलैरिटी, दूसरी थी हमारी स्लेकिंग ऑफ क्ले, तीसरी थी हमारी बल्किंग ऑफ सैंड। नेक्स्ट है फ्रॉस्ट सेक्शन। अब ये फ्रॉस्ट सेक्शन क्या होता है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है सॉइल के वॉइड्स के अंदर पानी है। अगर टेम्परेचर फॉल कर जाए, इफ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा इन द वॉइड्स ऑफ द सॉइल। जैसे ही वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, द वॉल्यूम ऑफ द आइस इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम बढ़ गया वॉइड का, वॉल्यूम बढ़ गया वॉइड का, सॉइल का वॉल्यूम बढ़ गया, सॉइल का वॉल्यूम बढ़ गया। दिखता कैसे है, दिखता है लेवल बढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट हीट। चेक करो, जैसे ही वाटर कन्वर्ट हुआ आइस के अंदर, वॉल्यूम बढ़ा, तो सॉइल का वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखता कैसे है हमें, ग्राउंड का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि एरिया तो इन्फिनिटी है, एरिया में कोई चेंज नहीं आता। तो जैसे ही ग्राउंड का लेवल बढ़ा, हीविंग होती है, इसको हम फ्रॉस्ट हीव बोल देते हैं। तो फ्रॉस्ट सेक्शन का पहला पार्ट है फ्रॉस्ट हीव। नेक्स्ट, लेट अस सपोज अब टेम्परेचर बढ़ा, वही आइस कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, द सेम आइस विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो सॉइल का वॉल्यूम कम होगा, इसका मतलब क्या मिलेगी आपको, सेटलमेंट मिलेगी। इस सेटलमेंट को क्या बोल देते हैं, फ्रॉस्ट बॉइल बोल देते हैं।
पानी रिलीज हुआ, कंसिस्टेंसी सॉइल की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिग्री ऑफ फॉर्मनेस कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर फ्रॉस्ट हीव हो रही है, फ्रॉस्ट बॉयल हो रही है, तो आपको हीविंग सेटलमेंट दोनों मिलेगी, शेयर स्ट्रेंथ सॉइल की कम हो जाएगी। तो अगर आपने स्ट्रक्चर बना रखा है उस जोन में जहां पर आपको फ्रॉस्ट एक्शन मिल रहा है, तो उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस ऑफ इट्स फेलियर इंक्रीजेस। क्लियर है चीज। इसीलिए अवॉइड करते हैं कि कोई सा भी स्ट्रक्चर किसमें नहीं बने, फ्रॉस्ट जोन के अंदर नहीं बने। फ्रॉस्ट जोन वो जोन होती है जहां पर फ्रॉस्ट हीव होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, वेयर द टेंडेंसी ऑफ द फ्रॉस्ट हीव इज कंपैरेटिवली मोर। क्लियर है। तो ये फ्रॉस्ट एक्शन भी किसकी वजह से होता है, सॉइल वाटर की वजह से होता है। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सॉइल वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैपिलरी साइफनिंग। नेक्स्ट है हमारी कैपिलरी साइफनिंग। ये भी सॉइल वाटर की वजह से होती है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सॉइल वाटर। अब ये क्या है कहानी, ये बोल रहा है, इसका डायग्राम देख के समझते हैं। ये बोल रहा है लेट सपोज ये हमारा रिजर्वॉयर है, दिस इज अवर रिजर्वॉयर, हाई फ्लड लेवल दिखा रखा है, ये डैम है हमारी, दिस इज अवर अर्दन डैम। इसके सेंटर में इम्परमीबल लेयर होती है। इम्परमीबल लेयर मतलब जिसकी परमिबिलिटी बहुत कम है, ये पानी को पास नहीं होने देती है। तो ये लेयर हमने लगाई क्यों है, ताकि पानी इसमें से सीप करता हुआ नहीं जाए। तो सारा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा रिजर्वॉयर बनाने का, पानी सीप कर गया तो। अब कई बार क्या होता है, हाई फ्लड लेवल के ऊपर जो पानी राइज कर रहा है बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी, अगर इसकी हाइट हमारी इम्परमिएबल कोर की हाइट से कम हुई, डायग्राम में दिख रहा है, if the maximum height of capillary rise above the high flood level in the reservoir is more than the height of the impermeable core। अब दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, हमें पता है सॉइल में कैपिलरिटी वर्टिकली भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है। साइफनिंग एक्शन डेवलप हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टली भी पानी चलेगा और पानी ड्रेन होना चालू हो जाएगा। अब कोर से नहीं हो रहा, कोर के ऊपर से पानी ड्रेन हो रहा है, पानी ड्रेन हो रहा है, रिजर्वॉयर फेल। दूसरा, बिकॉज ऑफ दिस ड्रेनेज आपकी जो डैम है इसकी डाउनस्ट्रीम स्लोप भी फेल कर जाएगी। इस प्रोसेस को टेक्निकली क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को टेक्निकली बोलते हैं कैपिलरी साइफनिंग। क्लियर है। क्लियर है पूरी कहानी। चलिए तो हमेशा जब डिजाइनिंग करेंगे किस चीज का ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज का कि जो हाइट है इम्परमेबल कोर की, ये मैक्सिमम हाइट ऑफ कैपिलरी राइज अबव द हाई फ्लड लेवल से भी क्या हो, ऊपर। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे तो ये क्या करवा रहा है, सवाल करवा रहा है, तो सवाल कर लेते हैं, विल डिस्कस द प्रॉब्लम। तो अभी जो भी डिस्कस किया इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, क्या पूछ रहा है सवाल में। द सॉइल सैंपल हैज एन एवरेज ग्रेन साइज ऑफ 0.03 mm. The size of the intersites is 1/8 of the mean grain diameter। ठीक है, एवरेज साइज मतलब D8। फिर बोल रहा है जो साइज ऑफ द इंटरसाइड यानी वॉइड इज 1/8 द मीन ग्रेन साइज। कंसीडर सिग्मा ऑफ द वाटर एज सरफेस टेंशन दे रखी है, द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। हाइट ऑफ कैपिलरी राइज बताइए आपको, सो 4 सिग्मा अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी, यही रिलेशनशिप होती है। तो 4 इंटू 0.075, 0.075 यूनिट्स का ध्यान रखना, ग्राम पर सेंटीमीटर। अब ये इसने लिखी है ग्राम पर सेंटीमीटर के अंदर सिग्मा की वैल्यू, तो आप यहाँ पे रो डालोगे, रो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू दे रखी है 0.03 mm। इसको कन्वर्ट किया सेंटीमीटर के अंदर, डिवाइड बाय 8। हाइट ऑफ कैपिलरी राइज आएगी सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर के अंदर, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू मीटर। सिंपलीफाई करके निकाल लो जो भी आंसर आ रहा है यहाँ से, वट एवर इज द आंसर। तो अगर इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करूँ, 4 इंटू 7.5 इंटू 8 डिवाइड बाय 3, तो मैंने जीरो जीरो वाले टर्म को एलिमिनेट किया, बाकी सारी चीज़ें ऐसे लिख दी हैं। तो ये क्या बन रहा है हमारा 2.5, 2.5 1/8 है ना, ठीक है।
सो दिस इज 2.5, ये 4 है, 10 है। सिंप्लीफाई करके देखो क्या रिलेशनशिप आ रही है। इफ आई सिंप्लीफाई दिस, व्हाट द रिलेशनशिप कमिंग आउट? नहीं मैच कर रहा अभी भी, ये 8 आ रहा है। इसका मतलब सवाल में इशू है। अब देखो इशू क्या है ये भी समझ में आ रहा है। देखो इसने ग्रेन साइज बताई है आपको, एवरेज ग्रेन साइज D8, और ये बोल रहा है दी साइज ऑफ द इंटरसाइट, यानी हाफ है इसका आंसर। हाफ है वो मैं समझ गया क्या दिक्कत है। इसने रेडियस के टर्म में आपको दे रखी है द साइज ऑफ द इंटरसाइट इज 1/8 ऑफ द मीन ग्रेन डायमीटर। तो ग्रेन डायमीटर तो यही है, तो ये रेडियस की बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट द रेडियस, तो इसने रेडियस दे रखी है आपको। तो जो रेडियस है ये 1/8 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ रेडियस। ट्वाइस ऑफ रेडियस इसका मतलब क्या हुआ? D10/4। तो ये D10/4 वैल्यू आएगी। सो आंसर इज 4 मीटर। तो यहाँ पर साहब ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। ये साइज को रेडियस से रिलेट कर रहा है, जबकि साइज हम डायमीटर से रिलेट करते हैं। और ऑप्शन देख के मेरे को पता चला, तो ये ऑप्शन के हिसाब से मैंने आपको बताया, नहीं तो सवाल पढ़ के आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि ये साइज को रेडियस बोल रहा है या डायमीटर बोल रहा है। कुछ नहीं दिया हुआ, हम साइज को डायमीटर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैपिलरी प्रेशर इन द सॉइल? कौन सी बात सही नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है? चलो इसको देखते हैं। वाटर इज अंडर टेंशन इन कैपिलरी जोन, बिल्कुल सही बात है। सो वाटर इज अंडर टेंशन इन कैपिलरी जोन, एब्सोल्युटली करेक्ट। पोर वाटर प्रेशर इज नेगेटिव। पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव होता है इन कैपिलरिटी, बिल्कुल सही बात है। अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेज ड्यू टू कैपिलरी जोन, अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, बिल्कुल ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट से बढ़ जाती है। कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल, ये गलत है। फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होती है। इट इज़ मोर इन फाइन ग्रेन सॉइल। तो इसका मतलब आंसर आ गया हमारा डी। सो आंसर इज डी। तो ये बात भी क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा खत्म। अब हम बात करते हैं स्ट्रेसेस इन सॉइल की। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। So very important from your examination point of view. So अब हम बात करते हैं किसकी? स्ट्रेसेस इन सॉइल की। सो इसको भी बताना है। देखो फटाफट करते हैं आगे। नोट कर लिया सबने? चलो अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सवाल तो बनेगा ही बनेगा। विल गेट वन प्रॉब्लम ऑन दिस। कैसे सवाल मिलेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सॉइल मास के अंदर किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे, सॉइल मास के अंदर किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर आपको टोटल स्ट्रेस निकालना है, टोटल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? लोड पर यूनिट एरिया। अगर सॉइल मास में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको टोटल स्ट्रेस निकालना है, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है पहला सॉइल के खुद की वेट की वजह से। ये होता है पहला सॉइल के खुद की वेट की वजह से, और उसमें अगर कुछ पानी है तो उसकी वजह से, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वाटर इन इट। तो अगर हमारी सॉइल के अंदर पानी है उसका वेट भी आएगा, और अगर सॉइल में पानी नहीं है सिर्फ किसका वेट आएगा? सॉलिड का वेट आएगा। क्लियर है? दूसरा, अगर कोई ओवरबर्डन प्रेशर हो सॉइल पे, इफ देयर इज सम ओवरबर्डन प्रेशर इन दी सॉइल, तो वो उस पर भी डिपेंड कर जाता है।
इफ देयर इज सम ओवरबर्डन प्रेशर। तो इसका मतलब दो चीज़ों की वजह से क्या निकल के आती है, सॉइल के अंदर प्रेशर निकल के आती है। देयर इज प्रेशर इन दी सॉइल एट एनी गिवन पॉइंट बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, एक सॉइल का वेट, सॉइल के वॉइड्स में अगर पानी है तो उसका वेट, और एक ओवरबर्डन प्रेशर। क्लियर है चीज़। इस बात को समझने के लिए मैं एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ आपको। लेट्स सपोज ये डायग्राम है, ये पानी है जो रेड कलर का आपको दिखा रखा है, ये मैंने सेक्शन उठाया एक्स एक्स, तो एक्स एक्स सेक्शन पे जो टोटल प्रेशर है वो किसकी वजह से आएगा, एक ये ओवरबर्डन प्रेशर पानी है, और जो सॉइल है इसका वेट, सॉइल के वॉइड्स के अंदर जो पानी है उसका वेट। क्लियर है पॉइंट। इट मीन्स एट एनी गिवन सेक्शन द टोटल स्ट्रेस विल बी ड्यू टू, टोटल स्ट्रेस बोल दो, टोटल लोड बोल दो, किसकी वजह से होगा, सॉइल के वेट की वजह से होगा, पानी की वजह से होगा, और ओवरबर्डन प्रेशर की वजह से होगा। तो पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ है, चेक कर लो इसे। चले आगे। चले, नोट करो फटाफट। नोट करो फटाफट। चले आगे, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो टोटल स्ट्रेस है जिसको आपने बोला कि ये वेट की वजह से है, सॉइल के, पानी की वजह से और सरचार्ज की वजह से, इसको हमने दो कंपोनेंट में और डिवाइड कर दिया आगे। पहला कंपोनेंट अफेक्टिव स्ट्रेस। अभी अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, यहीं पे देखते हैं। अफेक्टिव स्ट्रेस इस सेक्शन पे इज ड्यू टू इंटर पार्टिकल और इंटर ग्रैनुलर ट्रांसफर ऑफ द स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस जो ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट से ट्रांसफर होता है, इसको हम इंटर ग्रैनुलर स्ट्रेस बोल देते हैं या अफेक्टिव स्ट्रेस बोल देते हैं। यही स्ट्रेस पार्टिकल्स को आपस में कांटेक्ट में लेके आता है। तो ये जो सेक्शन कटा था यहाँ पे, यहाँ पर टोटल स्ट्रेस वो किसकी वजह से थी, पानी के वेट की वजह से थी, सॉइल के वेट की वजह से थी, और अगर ओवरबर्डन प्रेशर होगा उसकी वजह से थी। टोटल स्ट्रेस के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है जो सॉइल के पार्टिकल से कांटेक्ट होते हुए ट्रांसफर हुआ, इसको हम बोलते हैं अफेक्टिव स्ट्रेस। दूसरा, जो पानी प्रेजेंट था, जो पानी प्रेजेंट था, ये पोर वाटर प्रेशर, जो पानी प्रेजेंट था वो भी तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था इस सेक्शन पे, पानी का वेट कंसिडर किया था ना आपने, इसको हम बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर। तो इस सेक्शन पे पानी का जो वेट लगा पर यूनिट एरिया, तो पानी का वेट डिवाइड बाय पानी का एरिया, इसको हम बोलेंगे पोर वाटर प्रेशर। ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट से जो ट्रांसफर हुई स्ट्रेस डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको हम बोलेंगे अफेक्टिव स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस किसके बराबर होगी, अफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। अभी जो अफेक्टिव स्ट्रेस है पार्टिकल्स को पास में लेके आती है, यानी यही सॉइल की प्रॉपर्टी को गवर्न करती है। पर जो पोर वाटर प्रेशर है वो तो हर पॉइंट पे इक्वल डायरेक्शन में इक्वली हर डायरेक्शन में लग रहा होता है, हर पॉइंट पे इक्वली हर डायरेक्शन में लग रहा होता है। क्लियर है चीज। इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है पार्टिकल को आपस में कांटेक्ट में लाने का, इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है पार्टिकल को आपस में कांटेक्ट में लाने का, इसलिए इसको न्यूट्रल प्रेशर भी बोल देते हैं। ये होता किसके बराबर है, पोर वाटर प्रेशर। अगर कहीं पर भी आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना है, किसकी वजह से, पानी के वेट की वजह से है। तो अगर आपको फ्री वाटर सरफेस लेवल दिख रही है,
अगर आपको फ्री वाटर सरफेस लेवल दिख रही है, उसकी जो हाइट होती है वही क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर होता है। अब कई बार वो नहीं दिखती है हमें, तो हम सवालों में क्या करते हैं, पीजोमीटर लगा के दे देते हैं। अगर वो हमें नहीं दिखती है तो हम सवालों में क्या करते हैं, पीजोमीटर लगा के दे देते हैं, इंसर्ट द पीजोमीटर एंड शो इट टू। जैसे देखो इसके अंदर मैंने उसको वाटर बोला था, मैंने क्या बोल रहा हूँ, वाटर टेबल लेवल दिखा दिया आपको, यहीं तक ही पानी प्रेजेंट है। तो या तो आप डायरेक्टली देख लो हाइट ऑफ दी वाटर, दूसरा पीजोमीटर लगा लो, पीजोमीटर में जो पानी का लेवल है, पीजोमीटर में जो पानी का लेवल है ये आपको क्या बता देगा, पोर वाटर प्रेशर बता देगा। तो जो टोटल स्ट्रेस है वो किसके बराबर है, अफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर के बराबर है। सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एब्सोल्यूट टर्म में अफेक्टिव स्ट्रेस हम मेजर ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेजर कर सकते, ये तो क्या है, जो लोड ट्रांसफर हुआ पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट से डिवाइड बाय द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द पार्टिकल। अब एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द पार्टिकल इज पॉइंट, और सॉइल में जाके ये पॉइंट एरिया तो आप जोड़ के निकाल नहीं सकते, सॉइल में जाके ये पॉइंट एरिया तो आप निकाल नहीं सकते। तो फिर क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हम बोलते हैं चाहिए इफेक्टिव स्ट्रेस, और इफेक्टिव स्ट्रेस को रिलेट कर देते हैं एक दूसरे पैरामीटर के साथ, वो क्या है, जो ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट से स्ट्रेस ट्रांसफर हुई डिवाइड बाय द टोटल एरिया ऑफ सॉइल। इसका मतलब आपने एक वर्चुअल चीज कंसीडर कर ली, इसका मतलब आपने एक वर्चुअल चीज कंसीडर कर ली कि फोर्स तो वो लिया जो पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल के ऊपर ट्रांसफर किया, पर एरिया वो कंसीडर नहीं किया जहां पर एक्चुअल में ये फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, आपने टोटल एरिया ले लिया। तो मुझे तो लेना था एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द पार्टिकल, ये है एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द पार्टिकल, पॉइंट कांटेक्ट, मैंने ले लिया टोटल एरिया सेक्शन का। इसका मतलब पहली बात तो आपने एक्चुअल से क्या कर ली, ज्यादा एरिया ले ली, तो एक्चुअल से कम स्ट्रेस आ जाएगा। पर क्योंकि ये मेजरेबल क्वांटिटी है, हम इसी के टर्म में सॉइल की प्रॉपर्टी दिखा देते हैं। पर अगर वो पूछे अफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, भैया एक वर्चुअल चीज है, क्योंकि हम जिस अफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हैं वैसी तो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है पूरी कहानी। तो हम बोल सकते हैं टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू अफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। अफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड द अफेक्टिव स्ट्रेस। अब क्योंकि ये वर्चुअल चीज है, ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज, ये बोलोगे टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो अफेक्टिव स्ट्रेस को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर है पूरी कहानी। चलिए आगे, शैल वी कंटिन्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने वो सारी चीजें बताई हैं आपको, ये लिखा हुआ है अफेक्टिव स्ट्रेस इज नॉट अ फिजिकल पैरामीटर, कैन नॉट बी मेजर्ड। तो ये सारी स्टोरी तो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, सॉइल की सारी प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सॉइल की सारी प्रॉपर्टी डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, अफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर। तो इसलिए हमें इसको डील करना पड़ता है, टोटल स्ट्रेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। कौन सी प्रॉपर्टी वो भी बताई पीछे, शेयर स्ट्रेंथ, कंसोलिडेशन, बेयरिंग कैपेसिटी, लेटरल प्रेशर, जितनी भी प्रॉपर्टीज है सॉइल की। एक्चुअल में अफेक्टिव स्ट्रेस कौन सा वाला, लोड डिवाइड बाय एरिया ऑफ कांटेक्ट। पर एरिया ऑफ कांटेक्ट हम निकाल नहीं पाते, तो हम क्या मान लेते हैं, टोटल एरिया मान लेते हैं, वी कंसीडर दी टोटल एरिया। क्लियर चीज। हैंस इट बिकम्स अ सिग्निफिकेंट पैरामीटर, इसलिए अफेक्टिव स्ट्रेस हमारा सिग्निफिकेंट पैरामीटर बन जाता है। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपके सवाल मिलेंगे खूब, तो धड़ाधड़ सवाल आते हैं इसके ऊपर। यू फाइंड एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन दिस कंसेप्ट, तो हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो हाउ टू कैलकुलेट। चलो देखो, अब मैंने कोई सा भी सेक्शन कंसीडर किया एक्स एक्स, मेरे को यहाँ पे टोटल स्ट्रेस निकालना है। टोटल स्ट्रेस क्या होता है, वेट ऑफ द सॉइल जिसमें सॉलिड और पानी है, प्लस ओवरबर्डन प्रेशर इफ एनी। चेक करते हैं। तो ये वाटर टेबल लेवल है, इसके ऊपर सॉइल बल्क स्टेट में है। बल्क स्टेट में तो क्या लिखा है, H1 गामा बल्क। इसके नीचे सॉइल क्या है, सैचुरेटेड है, तो H गामा सैचुरेटेड, तो सॉलिड का वेट भी आ गया, पानी का वेट भी आ गया, ये हमारी टोटल स्ट्रेस है। पोर वाटर प्रेशर कैसे निकालूंगा, हाइट ऑफ द वाटर इंटू गामा डब्ल्यू। तो हाइट ऑफ वाटर कैसे निकाली, पीजोमीटर को इंसर्ट कर रखा है, तो H इंटू गामा डब्ल्यू। फिर बोला था अफेक्टिव स्ट्रेस को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। तो अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। क्यों, क्योंकि हमारी टोटल स्ट्रेस क्या होती है, अफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। तो अफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस में से क्या घटा दिया, पोर वाटर प्रेशर घटा दिया। तो H1 गामा डब्ल्यू प्लस H गामा सैचुरेटेड माइनस H गामा डब्ल्यू, so it comes out to be how much, H1 gamma W plus H gamma saturated minus gamma W, which is equal to what, gamma submerged।
तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, इफेक्टिव स्ट्रेस निकल के आ गई। तो किसी भी डेप्थ h पे सेक्शन xx पे आपने क्या निकाल लिया, इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लिया। यू हैव फाउंड द इफेक्टिव स्ट्रेस। क्लियर है पूरी कहानी? चलो अब अलग अलग केसेस में अफेक्टिव स्ट्रेस की कैलकुलेशन करते हैं। फॉर डिफरेंट केसेस विल ट्राई टू सॉल्व द अफेक्टिव स्ट्रेस। देखो पहला केस, सबमर्ज्ड सॉइल मास। ये हमारी सॉइल मास है, यानी ग्राउंड लेवल है, और वाटर टेबल इसके ऊपर है। तो ये मैंने आपको रेड कलर से हाईलाइट करके दिखा दिया। अब एनालिसिस करते हैं अलग अलग लेवल पे, ए बी और सी, टॉप पे सॉइल के टॉप पे और नीचे सॉइल के बॉटम पे। टोटल स्ट्रेस निकालना है, पोर वाटर प्रेशर निकालना है, दोनों का डिफरेंस अफेक्टिव स्ट्रेस बता देगा। चलो पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस कैसे निकालूं? इसके ऊपर क्या कोई सॉइल है? नहीं है। इसके ऊपर क्या कोई ओवरबर्डन प्रेशर है? नहीं है। तो टोटल स्ट्रेस कितनी हो गई? 0। समझ में आती है। पॉइंट बी पे आ गया, पॉइंट बी पे आया, बी पॉइंट के ऊपर कोई सॉइल है? नहीं है। बी पॉइंट के ऊपर क्या ओवरबर्डन प्रेशर है? हाँ। किसका ओवरबर्डन प्रेशर है? पानी का। तो लिख दिया H1 गामा W, टोटल स्ट्रेस। पॉइंट सी पे आया, पॉइंट सी के ऊपर सॉइल है? हाँ बिल्कुल है। कितनी? H हाइट तक। तो H इंटू गामा सैचुरेटेड। क्या कोई ओवरबर्डन प्रेशर है? बिल्कुल है, पानी का ओवरबर्डन प्रेशर है H1 गामा W। दिस इज अवर टोटल स्ट्रेस। ये हमारी टोटल स्ट्रेस हो गई। तो सी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस आ गया। अब हर जगह हम क्या लिख सकते हैं? पोर वाटर प्रेशर। ए पॉइंट के ऊपर पानी है? नहीं है, 0। बी पॉइंट के ऊपर पानी है बिल्कुल H1 लेवल तक, तो H1 गामा W, बिल्कुल सही बात है। सी पॉइंट के ऊपर पानी है? हाँ बिल्कुल है, H1 प्लस H गामा W। ये हमारा पोर वाटर प्रेशर आ गया। दिस इज अवर पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस पता है, पोर वाटर प्रेशर पता है, दोनों को घटा दिया अफेक्टिव स्ट्रेस आया, दोनों को घटा दिया अफेक्टिव स्ट्रेस आया, दोनों को घटा दिया अफेक्टिव स्ट्रेस आ गई। वेरिएशन दिखा रखी है आपको, टोटल स्ट्रेस की वेरिएशन, टॉप पे 0, बी पे कितनी है? H1 गामा W। नेक्स्ट सी पे कितनी है? H1 गामा W, तो सेम वही कैरी फॉरवर्ड हो गई ओवरबर्डन प्रेशर, और कितना एडिशनल आ गया? H गामा सैचुरेटेड। स्लोप भी चेक कर सकते हो, इसकी स्लोप कितनी होगी? This slope will be gamma W, परपेंडिकुलर बाय बेस होती है H1 गामा W डिवाइड बाय H1। तो ये स्लोप आ गई गामा W। गामा सैचुरेटेड की वैल्यू गामा W से ज़्यादा होती है, तो चेक कर सकते हो ये स्लोप ज़्यादा दिख रही है इससे। तो स्लोप का वेरिएशन भी दिख रहा है हमें यहाँ पे, वी कैन सी द वेरिएशन ऑफ द स्लोप आल्सो। तो ये पहला केस है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यहाँ से एक कंक्लूजन और आया, अगर पानी का लेवल चेंज होता है ग्राउंड लेवल के ऊपर, लेट सपोज H1 की वैल्यू को मैं H2 कर दूँ, चेक करना क्या अफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई चेंज आएगा? क्या अफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज आ रहा है? इज देयर एनी चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस? ये H1 नहीं है, H है। दिस इज नॉट H1, H1 गामा W तो कट गया, H गामा सैचुरेटेड है। तो जो मेरी अफेक्टिव स्ट्रेस है वो तो H1 के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन H1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी सबमर्ज्ड सॉइल मास है और उसमें पानी का लेवल बदल रहा है, सॉइल के अंदर अफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल लेक और पॉन्ड, तो लेक और पॉन्ड में बारिश आई, पानी का लेवल बढ़ गया, और नीचे जो सॉइल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेक और पॉन्ड का पानी सूख गया, पानी का लेवल कम हुआ, सॉइल जो है नीचे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अगला पॉइंट मैंने नोट में लिखा हुआ है। सो द वाटर टेबल इज अबव द ग्राउंड लेवल, द वेरिएशन इन द ग्राउंड, so variation in the ground with water table will have no effect over the effective stress। ग्राउंड में अगर वाटर टेबल लेवल का वेरिएशन है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर। क्यों? रीजन बता दिया पीछे। टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर में जो चेंज आएगा वो बाय सेम मैग्नीट्यूड आएगा, सब मैग्नीट्यूड नहीं है, सेम मैग्नीट्यूड है। पर अगर यही वाटर टेबल लेवल ग्राउंड लेवल के नीचे होती और तब वाटर टेबल लेवल बदलता, तब आपको अफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज मिलेगा। जैसे आगे कैलकुलेशन करके दिखा रखी है। अब ये वाटर टेबल लेवल मेरी ग्राउंड लेवल के नीचे है, तो लेट सपोज इनिशियली पॉइंट 1 पे है, राइज करके पॉइंट 2 पे आ गई, तो मुझे पता करना है अफेक्टिव स्ट्रेस में क्या चेंज आया। इनिशियली जब ये पॉइंट 1 पे है तो मैंने क्या निकाला? अफेक्टिव स्ट्रेस निकाला। अफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालूंगा? टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस क्या होगी? टोटल स्ट्रेस होगी H1 गामा बल्क प्लस H गामा सबमर्ज्ड। कैसे निकाला ये? H गामा बल्क प्लस H गामा सबमर्ज्ड, ये तो है सैचुरेटेड, ये है हमारी टोटल स्ट्रेस। पोर वाटर प्रेशर H इंटू गामा W, पोर वाटर प्रेशर H इंटू गामा W, दोनों का डिफरेंस क्या बता देगा? H गामा सबमर्ज्ड। तो इनिशियली ये स्ट्रेस है मेरे सी पॉइंट पे, जब वाटर टेबल लेवल है 1 पॉइंट पे। अब पानी का लेवल बढ़ा, 1 से 2 पे आया,
कितना बढ़ा, h हाइट से बढ़ा। जब पानी का लेवल बढ़ के 1 से लेकर 2 हाइट पे आया, मैंने दोबारा से कैलकुलेशन करी। अब क्या होगी, अब होगी h1 माइनस छोटा h गामा बल्क, अब यही है गामा बल्क। फिर नीचे आ जाएगी प्लस h गामा सबमर्ज्ड, h प्लस h गामा सबमर्ज्ड, ये छोटी h है, छोटी h है। तो पहले अफेक्टिव स्ट्रेस ये है, अब अफेक्टिव स्ट्रेस ये है। नाउ दिस इज द अफेक्टिव स्ट्रेस। देखो क्या फर्क आया। फर्क निकालने के लिए जब वाटर टेबल लेवल बढ़ा, अफेक्टिव स्ट्रेस कम हो गई, मैं दोनों को घटा रहा हूँ, आई एम सब्ट्रैक्टिंग बोथ। अगर दोनों को घटाऊं, h गामा बल्क प्लस h गामा सबमर्ज्ड माइनस h1 है ये, h1 माइनस h गामा बल्क माइनस h प्लस छोटा h गामा सबमर्ज्ड। तो h1 गामा बल्क घटा, ठीक है, ये क्या बच गया, h गामा बल्क बच गया, छोटा h गामा बल्क पॉजिटिव। फिर ये h गामा सबमर्ज्ड हटा, h गामा सबमर्ज्ड हटा, और क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, माइनस h गामा सबमर्ज्ड। तो ये वैल्यू आ गई h गामा बल्क माइनस गामा सबमर्ज्ड, और हमें पता है गामा बल्क गामा सबमर्ज्ड से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, ये पहले स्ट्रेस ज्यादा थी, अब स्ट्रेस क्या हो गई है, कम हो गई है। कितने अमाउंट से कम हो गई है, इस अमाउंट से कम हो गई है। तो वाटर टेबल लेवल के बढ़ने से पोर वाटर प्रेशर बढ़ गया, तो अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गई, कम हो गई। पीछे भी ये आ रहा होगा, ये रहा, चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस। तो चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस, क्लियर है पूरी कहानी। तो अगर वाटर टेबल लेवल ग्राउंड लेवल के ऊपर हुई, पानी के लेवल में अगर चेंज आया, इससे अफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आएगा। और वाटर टेबल लेवल ग्राउंड लेवल के नीचे हुई, पानी के लेवल में चेंज आया, आपके अफेक्टिव स्ट्रेस में भी चेंज आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जब वाटर टेबल लेवल चेंज कर रहे हो आप ग्राउंड लेवल के नीचे, तब कैसे चेंज हो रही है, दो तरीकों से चेंज होती है। फर्स्ट, एक, आप पानी को पंप आउट कर रहे हो, फर्स्ट एक, पानी को आप पंप आउट कर रहे हो। दूसरा, बारिश हो रही है। दोनों ही केस में, एक में पानी का लेवल बढ़ेगा जब बारिश आएगी, ग्राउंड वाटर लेवल, एक में पानी का लेवल घटेगा जब आप पंप आउट करोगे, व्हेन यू विल बी पंपिंग आउट। अगर आप शॉर्ट टर्म एनालिसिस करो, तो सॉइल में जो वाटर टेबल लेवल है उसके बदलने से वॉइड्स का पानी चेंज नहीं हो जाता। तो भले ही आपने पानी को पंप आउट कर दिया है, जो ग्राउंड वाटर टेबल लेवल नीचे भी हो गई है, पर सॉइल के वॉइड्स में अभी भी पानी है। तो शॉर्ट टर्म में सॉइल ओवर द लोअर्ड वाटर टेबल लेवल रिमेन्स सैचुरेटेड, क्योंकि वॉइड्स में से पानी को बाहर निकलने में टाइम लगता है, क्योंकि उसके अंदर कैपिलरी वाटर भी होती है। पर लॉन्ग टर्म एनालिसिस करोगे, जब आपने वाटर टेबल लेवल को डाउन कराया, जब आपने वाटर टेबल लेवल को डाउन कराया, उस केस के अंदर वॉइड्स के भी पानी बाहर निकल जाता है। क्लियर है, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। शैल वी कंटिन्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉइल मास विद सरचार्ज एंड वाटर टेबल एट द ग्राउंड लेवल। अब देखो, वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड लेवल, एट नहीं है, वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के नीचे है और सरचार्ज भी है। इसका क्या फर्क पड़ता है, इसको देख लेते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। तो इसके एनालिसिस करते हैं। देखो, पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस क्यू, पॉइंट बी पे टोटल स्ट्रेस क्यू प्लस h1 गामा बल्क, सो क्यू प्लस h1 गामा बल्क। पॉइंट सी पे आओगे तो क्यू h1 गामा बल्क प्लस h गामा सैचुरेटेड, ये हमारी टोटल स्ट्रेस आ गई। पोर वाटर प्रेशर की बात करें, ए के ऊपर पानी का लेवल 0, पोर वाटर प्रेशर 0। बी के ऊपर पानी का लेवल 0, पोर वाटर प्रेशर 0। सी के ऊपर पानी का लेवल h, तो h गामा w। तो ये टोटल स्ट्रेस आ गई, ये पोर वाटर प्रेशर आ गया। अफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, घटा दो दोनों को, तो Q प्लस h1 गामा प्लस h गामा सबमर्ज्ड। ये हमारी क्या आ गई, अफेक्टिव स्ट्रेस आ गई सी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे। क्लियर है पूरी कहानी।
शैल वी कंटिन्यू? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कैलकुलेशन तो मैंने पीछे बता दी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस, फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और पीछे वाले टॉपिक से रिलेट करता है, इसलिए दोनों टॉपिक एक साथ हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। देखो, सॉइल मास विद कैपिलरी फ्रिंज। तो सॉइल सैचुरेटेड है, पर किसकी वजह से सैचुरेटेड है? कैपिलरिटी की वजह से सैचुरेटेड है। हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कितनी है? एच। चेक करते हैं। ए पॉइंट के ऊपर सॉइल है? नहीं है। ओवरबर्डन प्रेशर है? नहीं है। तो टोटल स्ट्रेस 0। बी पॉइंट के ऊपर सॉइल सैचुरेटेड है, तो कितनी आ गई वैल्यू? एच सी गामा सैचुरेटेड। ठीक है, समझ में आता है। सी पॉइंट के ऊपर सॉइल पूरी सैचुरेटेड है, पर सी से बी पे ग्राउंड वाटर है, ए से बी पे कैपिलरी वाटर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो टोटल वेट लिखना है, तो सॉलिड का भी आएगा, पानी का भी आएगा। तो एच सी गामा सैचुरेटेड प्लस एच गामा सैचुरेटेड, ये तो हुआ हमारा टोटल स्ट्रेस। अब हमें पता है जब सॉइल में से पानी लिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी, उसमें पानी के अंदर टेंशन होती है, कैपिलरी टेंशन। तो वाटर टेबल लेवल पे तो प्रेशर 0, पर वाटर टेबल लेवल के ऊपर कैपिलरी फ्रिंज में क्या है? कैपिलरी टेंशन है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? एच सी इंटू गामा डब्ल्यू एट द लेवल ऑफ मेनिस्कस। ये देखो एच सी इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये नेगेटिव प्रेशर है पानी के अंदर। और वाटर टेबल लेवल के नीचे क्या होती है? कैपिलरी प्रेशर होती है, पॉजिटिव है। सो इट इज पॉजिटिव ओनली, तो पॉजिटिव है एच इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये टोटल स्ट्रेस है, ये पोर वाटर प्रेशर है, ये हमारा क्या इफेक्टिव स्ट्रेस है, टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर। कैसे निकालेंगे? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? पॉजिटिव हो जाएगा, एच सी गामा डब्ल्यू 0। तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो एच गामा सैचुरेटेड, तो एच नहीं, एच सी गामा सैचुरेटेड माइनस 0। तो एच सी गामा सैचुरेटेड का लिख सकते हो आप एच सी गामा डब्ल्यू प्लस एच सी सबमर्ज्ड, यही होती है। तो गामा सैचुरेटेड को हम लिख सकते हैं गामा डब्ल्यू प्लस गामा सबमर्ज्ड। तो एच सी गामा डब्ल्यू तो कॉमन आ गया, एच सी गामा सबमर्ज्ड को मैंने अलग कर दिया। क्लियर है चीज? ये बात भी समझ में आती है। बॉटम पे आया, बॉटम पे फिर से वही कहानी, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस एच सी गामा सैचुरेटेड प्लस एच गामा सैचुरेटेड माइनस एच गामा डब्ल्यू, तो एच गामा सबमर्ज्ड बन जाएगी। तो एच गामा सबमर्ज्ड और जोड़ दिया आगे, और एच सी गामा सैचुरेटेड को हमने लिखा एच सी गामा डब्ल्यू प्लस एच सी गामा सबमर्ज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जरा चेक करना। इसका मतलब ये हुआ, ये जो एच सी गामा डब्ल्यू है, ये कॉमन आई है हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर। ये एच सी गामा डब्ल्यू क्या है, जो पीछे आपको बताई थी। पानी जो कैपिलरी टेंशन होती है वो ट्रांसफर करता है सॉइल के सॉलिड के ऊपर। अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? वो स्ट्रेस जो सॉइल के पार्टिकल ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट से ट्रांसफर करता है, जिससे सॉइल के पार्टिकल कांटेक्ट में आ जाते हैं, इसी को तो अफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज अफेक्टिव स्ट्रेस। इसका मतलब ये जो कैपिलरी राइज है हमारे सॉइल के अंदर, काम करती है किसकी तरह? सरचार्ज की तरह। सरचार्ज किसका? एच सी गामा डब्ल्यू का। तो अगर मैं इस सॉइल को सैचुरेट मान लूं बिकॉज ऑफ द ग्राउंड वाटर ओनली, तो ये आएगा हमारा अफेक्टिव स्ट्रेस। आप इसमें क्या जोड़ दो? सरचार्ज जोड़ दो, तो ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है पूरी कहानी? सो जो कैपिलरी वाटर है वो बेनिफिशियल है, क्योंकि अफेक्टिव स्ट्रेस को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। इट इज इंक्रीजिंग द अफेक्टिव स्ट्रेस। अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गई, वॉइड रेशो कम हो जाएगा, डेंसनेस बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें क्या कर जाती हैं? इंक्रीज कर जाती हैं। ऑल दीज पॉइंट्स इंक्रीजेस। क्लियर है पूरी कहानी? So capillarity from affective stress point of view is comparatively better. अफेक्टिव स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर चीज है।
चले आगे, नोट कर लो फटाफट ऐसे। चले, चलो। हाँ, अब एक प्रैक्टिकल केस बताया है यहाँ पे। अब क्या है प्रैक्टिकल केस? देखो, ये हमारा सी शोर है, इसको बीच कंसिडर कर सकते हो। ये सी वाटर है, सी वाटर है, ये ग्राउंड लेवल है, वाटर टेबल लेवल इज अबव द ग्राउंड लेवल, तो सॉइल हमारी सबमर्ज्ड है। सबमर्ज्ड केस के अंदर आपको अफेक्टिव स्ट्रेस क्या मिलेगी? एच इंटू गामा सबमर्ज्ड, पीछे कैलकुलेट करके दी थी। चलो, अब जब हम और आगे बढ़े बीच पे, कुछ दूरी तक, कुछ दूरी तक कैपिलरी राइज मिलती है हमें। देखो कैपिलरी राइज मिल रही है, तो ये वो जोन है जिसमें जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन मिल रहा है आपको। इसका मतलब सारे वॉइड्स कैपिलरी वाटर से भरे हुए हैं, सारे वॉइड्स कैपिलरी वाटर से भरे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा अफेक्टिव स्ट्रेस एच इंटू गामा सैचुरेटेड, यानी एच इंटू गामा समझ प्लस क्या जुड़ जाएगा? कैपिलरी प्रेशर भी जुड़ जाएगा। तो कैपिलरी प्रेशर, तो यहाँ पे अफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा है, यहाँ पे अफेक्टिव स्ट्रेस क्या है? कम है। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, यहाँ पे हाइट ऑफ कैपिलरी राइज है, यानी कुछ सॉइल में तो आपको कैपिलरी वाटर मिल रहा है, कुछ सॉइल में नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पर भी अफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा है, पर इस जोन में मैक्सिमम मिलेगा, इस जोन में सबसे कम मिलेगा। यही रीज़न है कि होता क्या है, जब आप बीच पे पानी के जस्ट पास वाली सॉइल के ऊपर चलते हो, आप आसानी से चल पाते हो क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। और आपने ये प्रैक्टिकली फील किया होगा, अगर वेव्स आती हैं, जैसे ही वेव्स आएंगी, वेव्स आई, सॉइल सैचुरेट हुई, किसकी वजह से? ग्राउंड वाटर की वजह से। कैपिलैरिटी डिस्ट्रॉय हुई, अफेक्टिव स्ट्रेस सडनली कम हो जाती है, शेयर स्ट्रेंथ सडनली कम, और आपका पैर नीचे धंस जाता है, यानी सॉइल अपनी शेयर स्ट्रेंथ को लूज कर लेती है, इट लूजेज इट्स शेयर स्ट्रेंथ। इसका रीज़न क्या होता है? कैपिलैरिटी होती है, इट्स रीज़न इज कैपिलैरिटी। क्लियर है? चले आगे, चलो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है सॉइल मास विद सरचार्ज एंड वाटर टेबल एट द ग्राउंड लेवल। पीछे वाटर टेबल कहाँ था? ग्राउंड लेवल के नीचे था सरचार्ज वाले केस में। अब वाटर टेबल कहाँ पर है? ग्राउंड लेवल पे है। अब यहाँ पर भी आपको दो केस समझने पड़ेंगे, हेयर यू टू अंडरस्टैंड दी टू केसेस। पहला केस, जब आप लोड को लगा रहे हो ग्रेजुअली, पहला केस जब आप लोड को लगा रहे हो, कैसे? ग्रेजुअली। इस केस के अंदर जब लोड ग्रेजुअली अप्लाई हो रहा है, सारा का सारा लोड सॉइल के पार्टिकल उठा लेंगे, सारा का सारा लोड सॉइल के पार्टिकल उठा लेंगे। क्लियर है? यानी सेम पीछे वाली कहानी हो गई। तो वाटर टेबल लेवल, ग्राउंड लेवल पे आपने लोड को अप्लाई किया ग्रेजुअली, और ग्रेजुअल लोड जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, ग्रेजुअल कंस्ट्रक्शन होती है, ग्रेजुअल कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस, तो लोड ग्रेजुअली बिल्डअप हो रहा होता है, सॉइल का सॉलिड ही उठा लेता है। तो ए पॉइंट पे क्या मिलेगा? इसका डायग्राम है मेरे पास, हाँ है ना, देखो। तो ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस क्यू, बी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस क्यू प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू एच। क्लियर है? सॉइल का वेट प्लस पानी का वेट। पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर, इसके ऊपर कुछ पानी है, इसके ऊपर कुछ पानी है, नहीं है, तो पोर वाटर प्रेशर जीरो। बी पॉइंट के ऊपर कुछ पानी है, बिल्कुल, एच इंटू गामा डब्ल्यू। क्लियर है? अफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर घटा दो, क्यू एच गामा सैचुरेटेड माइनस एच गामा डब्ल्यू,
लिख सकते हैं Q प्लस H गामा सैचुरेटेड माइनस, सो इट इज Q इंटू H गामा सबमर्ज्ड। आ गया। चले आगे। चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जब आपने सरचार्ज को लगाया इंस्टेंटली। अब इशू है जब आप सरचार्ज को लगाओगे इंस्टेंटली या सडनली। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि इंस्टेंटली सडनली एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कोई क्रेन आके खड़ी हो गई या टैंक आके खड़ा हो गया सॉइल के ऊपर, तो वाटर टेबल लेवल एट द ग्राउंड लेवल और सडनली टैंक आ गया। क्लियर है? क्लियर है पूरी कहानी? तो इस केस के अंदर क्या होगा? इस केस के अंदर होगा इनिशियली जब आप लोड को अप्लाई करोगे इंस्टेंटली ये पानी सारा लोड उठा लेगा। इनिशियली पानी सारा लोड उठा लेगा, यानी पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगी। तो अगर टी इक्वल टू जीरो की बात करोगे, टी इक्वल टू जीरो, चेक दी एनालिसिस कहाँ है? टी इक्वल टू जीरो मेरा टोटल स्ट्रेस कितना है? टोटल स्ट्रेस है जीरो। ये कहाँ आ गया? पॉइंट्स पे मेरे ख्याल से फिर इसमें गड़बड़ कर रखी है। पोर वाटर प्रेशर क्यों होना चाहिए? इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होनी चाहिए। तो फिर टॉक अबाउट दिस केस, गड़बड़ कर रखी है यहाँ पे। So at T equals to जीरो pore water pressure will be equal to Q और B पे कितना होगा? Q plus H गामा W। तो अफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। और यहाँ पे अफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? H गामा सबमर्ज्ड। So effective stress will come out to be H gamma submerged। क्लियर है? तो T इक्वल टू जीरो की कहानी है, सारा सरचार्ज कौन उठा गया? पानी उठा गया। अब जब सरचार्ज पानी कैरी कर गया, पोर वाटर प्रेशर बढ़ गई सडनली। अब ये इंक्रीज पोर वाटर प्रेशर की वजह से पानी बाहर डेसिपेट आउट करता है धीरे धीरे, डिपेंडिंग अपॉन द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल कैसी है? ज़्यादा परमिएबल हुई तो जल्दी बाहर चला जाएगा, कम परमिएबल हुई तो देर से बाहर जाएगा। पर जब पानी बाहर जा रहा होगा कुछ प्रेशर ट्रांसफर कर जाएगा किसके ऊपर? सॉइल के सॉलिड के ऊपर। इट विल ट्रांसफर सर्टन प्रेशर ओवर सॉइल सॉलिड। तो इसको भी चेक कर सकते हो। ये रहा है टी इक्वल्स टू टी। तो पोर वाटर प्रेशर कितनी हो जाएगी? क्यू माइनस एक्स। यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी? क्यू माइनस एक्स प्लस एच गामा डब्ल्यू। इसका मतलब जो प्रेशर पहले पानी उठा रहा था वो अब ट्रांसफर हो जाएगा किसके ऊपर? वो अब ट्रांसफर हो जाएगा हमारे सॉइल के सॉलिड के ऊपर। कैसे? जरा चेक करना। अफेक्टिव स्ट्रेस कितनी हो जाएगी? क्यू माइनस एक्स, ये प्लस हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू एक्स। अफेक्टिव स्ट्रेस एक्स हो गई, यानी जितना प्रेशर पानी ने लूज किया उतना ही प्रेशर सॉइल के सॉलिड ने गेन कर लिया। तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये हमारा सॉइल का सॉलिड है, इसके ऊपर पोर वाटर, इसके ऊपर सरचार्ज लगाई है आपने क्यू। ये सारा सरचार्ज कौन बेयर कर गया? पानी बेयर कर गया। सारा सरचार्ज पानी ने बेयर किया क्यू। अब क्या करता है पानी? पानी बाहर निकलता है। जब पानी बाहर निकलता है कुछ प्रेशर ट्रांसफर कर जाता है किसके ऊपर? सॉइल के सॉलिड के ऊपर। कितना? एक्स। और पानी कितना बेयर कर रहा है अब? क्यू माइनस एक्स। तो पोर वाटर प्रेशर हो गई क्यू माइनस एक्स। इनफाइनाइट टाइम बाद जब ये सारा पानी बाहर चला जाता है, सारा पानी मतलब सारा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस की बात कर रहा हूं मैं, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, नॉट पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जब बाहर चला जाता है, सारा सरचार्ज कौन उठाता है? सारा सरचार्ज उठाता है the entire surcharge is being carried by the soil solid। तो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम पोर वाटर प्रेशर आपकी जीरो हो जाएगी। ये देखो पोर वाटर प्रेशर जीरो हो जाएगी। चले आगे। शैल वी कंटिन्यू? तो ये भी एक अच्छा केस बनता है, तो कन्वेंशनल में इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं।
चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, अब हम बात कर रहे हैं सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है। अगर सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है, वॉइड्स के अंदर एयर भी प्रेजेंट है और पानी भी प्रेजेंट है। अभी तक हम ये बोल रहे थे कि पानी अपने वेट की वजह से प्रेशर एक्सर्ट करता है, पानी अपने वेट की वजह से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। क्लियर है चीज? इट एक्सर्ट्स द प्रेशर बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट। पर पानी के अंदर जो एयर इंट्रैप्ड है वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है, तो आपको पोर एयर प्रेशर भी कंसिडर करना पड़ता है। यू हैव टू कंसिडर द पोर एयर प्रेशर ऑल्सो। तो उसके लिए डायरेक्टली आपको एक्सप्रेशन बता दिया है। So the soil is partially saturated. Air is also present along with the water in the voids of the soil mass. Hence, in the analysis of the effective stress, pore air pressure is also considered. तो उसका डायग्राम बगल में बना हुआ है। तो अब हम बोलेंगे effective stress, ये एरो बना हुआ है, is equal to total stress minus pore air pressure, ये रहा pore air pressure, plus x times of pore air pressure minus pore water pressure. x क्या है? x है fraction of the area of the soil which is occupied by the water. सॉइल के एरिया में से कितना फ्रैक्शन एरिया किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? पानी ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो लेट सपोज सॉइल पूरी सैचुरेट हो जाए तो एक्स कितना हो जाएगा? 1। अगर एक्स 1 हो जाएगा तो पोर एयर प्रेशर कैंसल आउट हो जाएगी, क्या बच जाएगा? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर बच जाएगा। तो इट विल बी टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी, विल डायरेक्टली कैलकुलेट दिस। क्लियर है पूरी कहानी? तो ये बात भी समझ में आती है। तो दिस कंप्लीट योर स्ट्रेसेस पार्ट, ये आपका स्ट्रेसेस पार्ट कंप्लीट कर देता है। तो मतलब 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए अच्छे टाइम के अंदर। अच्छे टाइम के अंदर अब सवाल देख लेते हैं। A soil sample under seepage has a downward flow of water. Which of the following statement are correct with regard to the stress at any point in the soil mass? बेटा अभी सीपेज वाला मैंने आपको चैप्टर कराया नहीं है, तो ये प्रॉब्लम पहले ही डाल दिया। इसको मैं जब सीपेज वाला चैप्टर करा दूंगा तब करूंगा, अभी इस समय नहीं कर सकते आप, क्योंकि पानी फ्लो कर रहा है ना, सीपेज भी आ गई है। तो इसको मैं सीपेज वाले चैप्टर के बाद करा दूंगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। Which one of the following expression represents the shear strength of the soil at point x? आपको shear strength लिखनी है यहाँ पे। अब फिर से shear strength हमने करी नहीं है अभी तक, shear strength अभी तक हमने करी नहीं है, बट स्टिल shear strength का अगर मैं एक्सप्रेशन बताऊँ, मैं पता है effective stress गवर्न करती है shear strength को, ये होता है C डैश प्लस सिग्मा डैश टेन फाई। C कोहेजन है, कोहेजन की वैल्यू दे नहीं रखी है आपको, तो 0, सिग्मा डैश है अफेक्टिव स्ट्रेस, ये जरूर लिख सकते हैं। अफेक्टिव स्ट्रेस लिखूँ अगर मैं x पे, मुझे x पॉइंट पे अफेक्टिव स्ट्रेस लिखना है, सो आई हैव टू राइट द अफेक्टिव स्ट्रेस एट दिस पॉइंट। तो लिख सकते हैं अफेक्टिव स्ट्रेस इस पॉइंट पे भी, कोई बड़ी बात नहीं है अफेक्टिव स्ट्रेस लिखना। तो टोटल स्ट्रेस माइनस 4 वाटर प्रेशर, तो टोटल स्ट्रेस माइनस 4 वाटर प्रेशर, तो टोटल स्ट्रेस कितना है यहाँ पे? तो अफेक्टिव स्ट्रेस है टोटल स्ट्रेस H1 गामा W प्लस H गामा सैचुरेटेड माइनस H1 प्लस H4 वाटर प्रेशर गामा W। तो H1 गामा W कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? H गामा सबमर्ज्ड, तो H गामा सबमर्ज्ड 10 फाई। तो ये shear strength का एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ shear strength। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्राउंड कंडीशन एट दी साइड्स आर शोन इन द फिगर। ग्राउंड कंडीशन आपको दिखा रखे हैं साइड पे फिगर के अंदर, ठीक है, फिगर में हमने ग्राउंड कंडीशन देख ली, अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहा है? द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सैंड इज, सैचुरेटेड यूनिट वेट पूछ रहा है सैंड की, यही चाहता है सैचुरेटेड यूनिट वेट। इसका अफेक्टिव स्ट्रेस वाले से क्या लेना देना है? दूसरा पॉइंट भी है क्या? गेट, अच्छा ये सी नहीं, निकाल लो भैया। गामा सैचुरेटेड, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू जी प्लस ई एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, तो जी प्लस डब्ल्यू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी बाई एस, डाल दो वैल्यू। तो 2.7 इंटू 1 प्लस 0.2 इंटू गामा डब्ल्यू की वैल्यू डालो,
गामा डब्ल्यू की वैल्यू डालो इंटू 10 अपॉन 1 प्लस 0.2 इंटू 2.7 बाय 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 27 इंटू 1.2 अपॉन 1 प्लस 0.2 इंटू 2.7। सिंप्लीफाई करके निकाल लो, गामा सैचुरेटेड आ जाएगी। तो 2.7 इंटू 0.2 ये तो होता है 0.54, 1.54। तो 27 इंटू 1.2 डिवाइड बाय 1.54, तो 30 बटा कुछ आएगा वैल्यू, तो 21। तो आंसर है सी। फिर से अफेक्टिव स्ट्रेस का तो कुछ रोल ही नहीं था मेरे ख्याल से, दूसरा पार्ट भी होगा इसके अंदर, देयर विल बी सम अदर पार्ट आल्सो। चलो आगे बढ़ते हैं। The total stress, pore water pressure and effective stress in kilonewton at point P। पॉइंट P ये रहा। क्या पूछा हुआ है? टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस। अच्छा, ये सेम पीछे वाला सवाल, ये लो भैया सेम पीछे वाला सवाल लो। पहले तो आपको क्या चाहिए? सेम डाटा वही है, एग्जैक्टली सेम डाटा। तो गामा सैचुरेटेड तो आपने निकाल लिया 21, गामा सबमर्ज्ड है आपका 10 दे रखा है। तो टोटल स्ट्रेस तो कितनी होगी? 5 इंटू 21, तो ये होगी 105। पोर वाटर प्रेशर कितनी होगी? 5 इंटू 10, 50। अफेक्टिव स्ट्रेस कितनी होगी? टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर, 55 माइनस 50, तो सॉरी 105 माइनस 50, 55। तो आंसर इज सी। आंसर हमारा सी आ गया। क्लियर है? चलो चलिए कंटिन्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। Assuming that river bed level does not change, river bed का level change नहीं हो रहा, the depth of the water in the river was 10 meter, 15 meter, 8 meter during the months of February, July and December। देखो फरवरी, जुलाई, दिसंबर में पानी का लेवल बदल रहा है। एवरेज बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज दिस मच, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज दिस मच, इफेक्टिव स्ट्रेस एट द डेप्थ 10 मीटर बिलो। पानी के लेवल के बदलने से सॉइल के अंदर अफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आता। तो पानी के लेवल के बदलने से अफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आता। क्या पूछ रहा है ये? For the particular year, the density of the water is as much, effective stress 10 meter below the river bed during this month would be। तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अफेक्टिव स्ट्रेस एट द डेप्थ 10 मीटर बिलो, और ये क्या है? सो आंसर बी, बिना कैलकुलेशन नहीं बता दिया। एक ही ऑप्शन है जिसमें सारी वैल्यू सेम है। देयर इज ओनली वन ऑप्शन इन विच ऑल द पैरामीटर, ऑल द स्ट्रेसेस आर सेम। जुलाई में भी उतना ही है, फेब में भी उतना ही है, और दिसंबर में भी, बिना कैलकुलेशन ही बता दिया। तो प्योरली एप्टीट्यूड बेस्ड सवाल था, प्योरली इट वाज बेस्ड अपॉन एप्टीट्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। A river, last, a river 5 meter deep consists of the sand bed with the saturated unit weight this the effective vertical stress from top of the sand, effective stress gamma submerged into H, तो 20 minus 9.81 into 5, 10 into 5, ये 10 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 51 आंसर हो गया। तो दिस कंप्लीट्स योर स्ट्रेस सेशन। सो 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके, बढ़िया स्पीड से चल रही है अब आपकी मैराथन। So thank you everyone. See you in the next class. Next class आपकी लाइव होगी। So tomorrow your class will be live class, कल लाइव क्लास लूँगा मैं। अभी थोड़ा ट्रैवल कर रहा था इसलिए, और आगे भी हो सकता है कुछ क्लासेस मेरे को रिकॉर्डेड ही रहनी पड़े। Thank you everyone.